जहां हर धड़कन कुछ कहती है। आज इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे सेहत, संवेदना और समर्पण की। आज के इस पॉडकास्ट में एक डॉक्टर के साथ मरीज के स्वास्थ्य का सफर शुरू करेंगे। आज हम अपने पॉडकास्ट में बात करेंगे डॉक्टर महेश वर्मा जी से। बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। शशांक जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमें इस पॉडकास्ट में आमंत्रित किया। पहली चीज तो सर मैं यही बताना चाहूंगा कि जो आज का ये पॉडकास्ट है हम लोगों का, ये स्वास्थ्य से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड है और मुझे लगता है इस चीज की जरूरत सबको है आज के समय में। तो बहुत ही बेहतरीन और बहुत शानदार होने वाला है और बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होने वाला है सभी के लिए जो भी ये पॉडकास्ट देखता है। तो शुरुआत करते हैं इस सवालों के सिलसिले से। उससे पहले सर आप अपने बारे में थोड़ा सा कुछ बताइए कि सर कैसे शुरुआत हुआ, आप एज ए डॉक्टर तक कैसे आप यहाँ तक पहुंचे। मैं महेश वर्मा एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था और लगभग 4-5 साल की उम्र में मेरी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। तो मैं अपने नाना के यहाँ रहकर पढ़ाई की और किसी कारणवश 5-6 साल के बाद नाना जी का भी स्वर्गवास हो गया। तो मेरे अंदर जो विचारधारा आई थी देश की सेवा करने की, वो हमारे नाना जी के माध्यम से आई थी। तो देश सेवा के लिए शुरुआती स्टेज में जब मैं 8-9 क्लास में था तो हमें लगा कि मिलिट्री में जा करके मैं देश की अच्छे से सेवा कर पाऊंगा। बिल्कुल। मैंने मिलिट्री की तैयारी शुरू कर दी थी 8-9 क्लास से ही। फिर मैंने जो है मिलिट्री में थल सेना और जल सेना दोनों के लिए मैं प्रिपरेशन, मतलब एनडीए और थल सेना दोनों के लिए तैयारी कर रहा था। क्वालिफाई भी किया लेकिन जो है किसी कारण से सिलेक्शंस नहीं हो पाए। फिर धीरे धीरे लखनऊ जाते जाते मुझे लगा कि सेवा और भी अच्छी की जा सकती है अगर हम चिकित्सा के क्षेत्र में जाएंगे। मैंने पीछे अपनी ज़िंदगी देखी तो हमारे जो प्रिय थे जिनकी मृत्यु किसी बीमारियों से हो गई थी, तो मुझे लगा कि मैं अगर अच्छे से चिकित्सीय सेवा दूंगा तो इस तरह की दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है। बिल्कुल। क्योंकि हमारे नाना जी की डेथ संभवतः अब मुझे जो लगता है वो मेनिंजाइटिस की वजह से हुई थी। मेरी मदर की जो डेथ हुई थी वो भी इन्फेक्शियस डिजीज़ की वजह से हुई थी। तो ये सब में मुझे लगा कि जिस तरह से मैंने अपना बचपन देखा कि जो है बच्चा कैसे पीड़ित होता है जब उसके प्रियजन नहीं रहते हैं, तो मैंने मेडिकल क्षेत्र में जाने का प्रयास किया और मेडिकल के क्षेत्र में मुझे बहुत जल्दी सफलता मिल गई। मुझे बहुत अच्छा मेडिकल कॉलेज जो है कानपुर का मिला। उसमें मैंने जो है जीएसवीएम कानपुर, उसमें रहकर मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाई की और वहाँ के जीएसवीएम कॉलेज के प्राचार्य और विभागाध्यक्षों का भी मेरे ऊपर बहुत सारा जो है सहयोग रहा, जिसके कारण मैं बहुत हाई लेवल की स्टडी कर पाया। एमबीबीएस करने के बाद अब मुझे लगा कि किस ब्रांच में जाया जाए। मैंने जो है बाल रोग विशेषज्ञ का जो है डिग्री लूं, जिससे मैं अपने समाज के, अपने देश के जो रूट लेवल के लोग हैं वो बच्चे ही होते हैं जो आगे चल करके जो है अपने देश के विकास में अपना बहुत बड़ा योगदान दे सकते हैं। क्योंकि एक बच्चे में इतनी क्षमता होती है कि पूरे वर्ल्ड को रोशनी दे सकता है। वैसे मैं ऑलराउंडर हूँ। किसी भी बीमारियां, चाहे अडल्ट की बीमारियां हों या बच्चों की बीमारियां हों या महिलाओं की बीमारियां हों, मेरे सब पे पकड़ है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि जो एक मेन बुक होती है मेडिकल साइंस की, हरिसन इंटरनल मेडिसिन, उसका मैं हर एडिशन जैसे जैसे बदलता है मैं उसको एक बार पूरा रीड कर लेता हूँ और उसमें पूरे मेडिकल साइंस का सार रहता है। कोई भी फील्ड हो, हरिसन का रेफरेंस सर्वमान्य होता है। बेसिकली अगर डिग्री पर बात करें तो कौन सी डिग्री आपके पास मास्टरी में, किस चीज में मास्टरी है? जो है एमडी पीडियाट्रिक्स, मतलब पीडियाट्रिक्स में मैंने मास्टर की डिग्री उपलब्ध की। अच्छा, तो इस ऑलराउंडर के नाते और जो आपने इतना अभी तक जानकारी दी, इसका मतलब मैं किसी भी विषय पे आपसे बात कर सकता हूं? किसी भी विषय पे, मेडिकल साइंस के किसी भी विषय पर मैं अपना मोटा मोटा पूरा जो है उसका एक्सप्लेनेशन देने में सक्षम रहता हूं और वो ऑथेंटिक बुक के रेफरेंस में जो हमारी देश की या विदेश की जो ऑथेंटिक बुक हैं उनके रेफरेंस से मैं बात करूँगा। तो सवाल सर शुरू करता हूं मैं प्रेगनेंसी से रिलेटेड। प्रेगनेंसी से स्टार्ट करता हूं और आगे बुजुर्ग तक चलेंगे हम लोग धीरे धीरे। प्रेगनेंसी की शुरुआत करते हैं अगर, तो एक महिला जब प्रेग्नेंट होती है
तो उसे सबसे ज्यादा किस बात का ख्याल रखना चाहिए? देखो, प्रेगनेंसी एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। एक समझ लीजिए कि परिवार के लिए बहुत अमूल्य रत्न की उपलब्धि के लिए प्रेगनेंसी होती है। तो प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले ध्यान देने की आवश्यकता है। सरकार की तरफ से बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, जिसमें जो है आरबीएसके के तहत किशोरियों को आयरन फोलिक एसिड की गोली पहले से दे दी जाती है, जिससे क्या है कि जो किशोरियां हैं वो जब प्रेगनेंसी उनमें हो, क्योंकि अब जो लड़कियों की वैवाहिक आयु जो है वो 21 कर दी गई है। पहले 18 था, 21 इसलिए कर दिया गया कि जिससे उनकी हड्डियों का पूर्णतया विकास हो पाए, साथ में मानसिक विकास हो पाए, जिससे वो प्रेगनेंसी जो है अच्छे से संभाल पाए, जिसमें जो है सप्लीमेंट शुरू से लेना आवश्यक हो जाता है, जिसमें पंचरंगी आहार का मेन भूमिका होता है कि जो खाना खाएं लड़कियां, बच्चे या महिलाएं या कोई भी, उसमें 5 रंग होने चाहिए। शुरू में तो ये होना चाहिए कि 1 साल तक प्रेगनेंसी ना होए, जिससे जो है एक दूसरे को अच्छे से समझ दें, क्योंकि सोशल और जो है मेंटल हेल्थ जो है ये अच्छे से जब मेंटेन हो जाएगा पति पत्नी के बीच में, इसके बाद जब प्लान करना है कि हमें 3 महीना बाद प्रेगनेंसी प्लान करना है या 6 महीने बाद प्लान करना है, तो आयरन फोलिक एसिड की गोली लेना शुरू कर दें। अपनी सारी बीमारियां, माँ में जितनी भी बीमारियां हैं, अगर नहीं है या हैं तो उनको रूल आउट करके, अगर कहीं पर भी कोई कमी है, मतलब जितनी भी तरह की बीमारियां, अगर कोई मानसिक दिक्कत भी है तो उसको भी जो है पॉजिटिव थिंकिंग और प्राणायाम के माध्यम से सही करके तब प्रेगनेंसी की प्लान करें, क्योंकि उसका सारा असर बच्चे पर जाएगा। अगर कोई भी समस्या होगी, प्रेग्नेंट जब हो जाती है महिलाएं, तो उसके बाद आप देखे होंगे कि अमूमन अल्ट्रासाउंड का ये सिलसिला शुरू हो जाता है। हाँ, तो क्या कितने बार अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए? अल्ट्रासाउंड का विशेष योगदान है। जैसे जैसे पूरे अंग बन जाते हैं तो पूरे अंग को लगभग 3 से 4 महीना में हम जान पाते हैं कि सारे अंग की स्थिति क्या है। उसमें हड्डी की लंबाई, फीमर की लेंथ लेते हैं, बच्चे का क्राउन हील जो है लेंथ लेते हैं, उसका सारे मतलब आर्गन अंदर के कि किडनी का क्या स्टेटस है, हार्ट का क्या स्टेटस है, उसके ब्रेन का क्या स्टेटस है, ये हम 3 से 4 महीना में जान पाते हैं। तो इसलिए जो है पहला अल्ट्रासाउंड वहां पे अनिवार्य हो जाता है। इसके बाद जब लगभग जो है 2nd ट्राइमेस्टर में जब बच्चा और बड़ा हो जाता है फीटस, तब जो है अल्ट्रासाउंड कराते हैं। फिर तीसरा अल्ट्रासाउंड जो है 3rd ट्राइमेस्टर में, मतलब जो 9 महीने जो हैं उनको हम 3 ट्राइमेस्टर में बांट देते हैं। 9 महीना 7 दिन की प्रेगनेंसी होती है जो है, तो इसको 3 महीने पे 3 महीने मतलब करके उसको हम ट्राइमेस्टर में बांट देते हैं। तो उस हिसाब से 4 अल्ट्रासाउंड जो है कराने होते हैं। लास्ट का अल्ट्रासाउंड इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे फीटस की जो पोजीशन है वो पता चलती है, इसलिए मिनिमम 4 अल्ट्रासाउंड जरूरी होते हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, तो उसमें जो है गायनेकोलॉजिस्ट अपने विवेक के अनुसार ज्यादा भी अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। अगला सवाल रहेगा सर, प्रेगनेंसी में सेक्स करना सही है या गलत? देखिए, जो सेक्स का मेरे हिसाब से जो है कि सेक्स एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है। ये अगर आइडियल माना जाए तो ये केवल बच्चा पैदा करने के लिए ही करना चाहिए। जो हम, अब मैं तो डॉक्टर हूँ, लेकिन मतलब अगर मैं अध्यात्म को भी मानता हूँ, अपने आयुर्वेदिक साइंस को भी बहुत अच्छे से मानता हूँ, तो मेरे हिसाब से जो है सेक्स का इस्तेमाल बच्चा पैदा करने के लिए होना चाहिए। लेकिन इस मॉडर्न सोसाइटी के हिसाब से हम अगर बताएं तो उस दौरान सेक्स इसलिए नहीं करना चाहिए क्योंकि उस दौरान जो है सफाई होती है। क्यों सफाई इसलिए होती है कि जैसे घर में दिवाली आ गई तो हम लोग सफाई करते हैं, इसीलिए बच्चा आने की तैयारी के लिए पहले सफाई होती है यूट्रस की, सर्विक्स की, जिसमें लेयर हट जाती है सारी। तो अगर लेयर हट जाएगी, उस दौरान हम सेक्सुअल इंटरकोर्स करेंगे तो उसमें जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा, उस दौरान मतलब महिला में हार्मोनल चेंजेस बहुत आते हैं, तो उसमें उसको बहुत प्रेम की जरूरत होती है। इसीलिए लड़कियों में कभी कभी उस दौरान स्ट्रेस भी ज्यादा आ जाता है, तो उस दौरान सेक्स को अवॉइड करना चाहिए। प्रेगनेंसी में एक पति का या एक परिवार का क्या रोल होना चाहिए? प्रेगनेंसी में पति परिवार का ही रोल सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें हमें महिला का, समझ लीजिए वो हमारे घर के एक चिराग उसके गर्भ के अंदर जो है पल रहा है, तो हमें जो जो हम उसमें देंगे पॉजिटिव थिंकिंग, वो माँ के अंदर जाएगी। तो उसमें ये चाहिए कि माँ का प्रॉपर केयर होना चाहिए। माँ कम से कम 7 से 8 घंटा लगातार
सुदीप ने पंचरंगी खाना खाए, घर में पॉजिटिव माहौल रहे। अगर हिंदू है तो अपने धर्म के हिसाब से घर में जो है धार्मिक अनुष्ठान हो, मुस्लिम है तो उसके धर्म के हिसाब से अनुष्ठान में अपना पार्टिसिपेट करते रहे, जिससे जो बच्चा हो उसके स्वास्थ्य के तीनों पैरामीटर में विकास हो, फिजिकल, मेंटल और सोशल। तो वही बच्चा आगे चलकर वो साइंटिस्ट भी बन सकता है, वो बहुत बड़ा चिकित्सक भी बन सकता है, बहुत बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी बन सकता है, और बहुत बड़ा जो है वो पॉलिटिशियन बन सकता है। पॉजिटिव मैनर में काम करेगा तो देश का विकास होगा। क्या आज के समय में नॉर्मल डिलीवरी बंद हो गया है? क्योंकि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे कि बलरामपुर की अगर मैं बात करूं तो लगभग 90% केसेस अब सीजेरियन हो रहे हैं, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो रहा। और दूसरा मैं बता रहा हूँ आपको, शायद आपको पता होगा, अब बहुत सारे घरों में लोग एएनएम के घर पे या उनके यहाँ पे जाके नॉर्मल डिलीवरी के चक्कर में वहां पे डिलीवरी करवा रही हैं, इसलिए कि वहां पे नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगा, किसी डॉक्टर के पास मत जाइए ना तो वहां पे सीजेरियन हो जाएगा। इस तरह का मिथ चल रहा है अपने शहर में। इस पे मेरा बहुत अच्छा आपका सवाल है, समाज को बहुत अच्छा संदेश जाएगा। देखिए, जो डिलीवरी है 10 से 15% केस में असिस्ट करने की जरूरत पड़ती है। 10 से 15% केस में असिस्ट में क्या क्या आता है, बाकी नॉर्मल हो जाएगी। 85% तक डिलीवरी नॉर्मल होती है। आपने एनिमल्स को देखा होगा कि कोई एनिमल प्रेगनेंसी के दौरान उसकी डेथ नहीं होती, तो चूंकि डॉक्टर के पास ना डॉक्टर के पास जाता है, लेकिन अच्छे से उसकी जो है डिलीवरी हो जाती है। उसका रीजन क्या है कि वो एकदम नेचर के साथ है, वो नेचर के हिसाब से उनको सोना है, नेचर के हिसाब से वर्क करना है। चूंकि आदमी बहुत विकसित हो गया है तो नेचर से उसका तालमेल गड़बड़ हो गया है। उसके जो है जो दिनचर्या है वो नेचर के बहुत ज्यादा विपरीत जा रही है। इंडिया में तो अभी है कुछ हद तक, विदेशों में बहुत ज्यादा विपरीत हो गई है जो दिनचर्या है। इसीलिए इस स्टेज में 15% असिस्टेड डिलीवरी लगभग होनी चाहिए। असिस्टेड में क्या आता है? असिस्टेड में ये आता है कि फॉरसेप्स डिलीवरी, बेंटियोस डिलीवरी, जो ऑपरेशन नहीं होते, उसमें हम एक प्रक्रिया के तहत बच्चे को जो है निकाल लेते हैं सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज से, तो बच्चा फंसता नहीं है। या इपिजियोटमी नीचे से काट देते हैं थोड़ा सा, तो वो हो जाता है। 10% केस में सिजेरियन होना ही होना है, क्योंकि जो है अब जो जिस हिसाब से नेचर से हम लोग डिफरेंट हुए हैं। 10% केस में, चूंकि बलरामपुर में इसलिए आपको ज्यादा दिखता है जो हॉस्पिटल्स हैं कि रिफरल सेंटर है ये, तो जो नॉर्मल डिलीवरी होनी है वो छोटे छोटे सेंटर्स पे, एनएम सेंटर्स पे, सीएससीज पे, पीएससीज पे या फारियोज पे हो जाती है। तो जो कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी बचती है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में रिफर होते हैं या सर्जन के पास जाते हैं वो, तो वहां पे सिजेरियन का चांस इसीलिए ज्यादा दिखता है। रियल में अगर बलरामपुर की हम देखें टोटल, तो वहां पे इतना नहीं गैप दिखेगा कि नॉर्मल से सिजेरियंस ज्यादा हैं, ये नहीं दिखेगा। ये हमें डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इसलिए दिखता है रिफरल की वजह से। अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए इच्छा है उसकी, तो कैसे वो अपनी तैयारी करे कि अंत में उसकी डिलीवरी जो है नॉर्मल? सबसे पहले मुझे ये काउंसिल करना होगा कि डिलीवरी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पहली शुरुआत होती है लेबर पेन से। तो लेबर पेन ऐसा पेन होता है जिसमें पेन रुक रुक के आता है, आया दर्द फिर चला गया, फिर आया फिर चला, इसी को ट्रू लेबर पेन कहते हैं। नीचे अगर दर्द केवल डिफ्यूज है तो वो ट्रू नहीं है। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ये होता है कि दर्द हो रहा है, 4 दिन से दर्द हो रहा है, तो लोग मान लेते हैं अब इसका ऑपरेशन करा दीजिए, लेकिन वो डिफ्यूज पेन है, वो लेबर पेन नहीं है। लेबर पेन तब शुरू होता है जब कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, फिर खत्म हो जाते हैं, फिर आते हैं। तो एक अगर प्राइमी मतलब पहली प्रेगनेंसी है तो उसकी डिलीवरी जो है में समय लग जाएगा 24 घंटे से ज्यादा, जहां से लेबर पेन शुरू हुआ है। क्योंकि फर्स्ट स्टेज होता है लेबर का, सेकंड होता है, थर्ड स्टेज होता है। तो जो फर्स्ट स्टेज होता है वो प्राइमी में जो पहली प्रेगनेंसी है वो लगभग 24 घंटा होता है, इस तरह से होता है। तो लगभग 24 घंटे से ज्यादा लग जाएगा। और अगर दूसरी प्रेगनेंसी है तो उसमें जो है ये लगभग 12 घंटे के अंदर ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। तो इतना मुझे वेट करना है, लेकिन उस स्टेज में डॉक्टर्स की निगरानी में कि क्या जो है लेबर पेन जो शुरू हो गया है वो उसका प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मतलब कॉन्ट्रैक्शन थोड़ा हार्ड आएंगे, जल्दी जल्दी आएंगे, और उसी के साथ नीचे सर्विक्स डायलेट करेगी उस रेशियो में जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा। और साथ में बच्चे की कंडीशंस क्या है, बच्चे का फीटल हार्ट कहीं गिर तो नहीं रहा है। 120 से 160 तक बच्चे का फीटल हार्ट नॉर्मल होता है। अगर उससे कहीं ज्यादा हो गया या कम हो गया तो समझ लीजिए कि बच्चे में दिक्कत आ रही है, डिस्ट्रेस में जा रहा है। तो जो है वैसी स्टेज में तुरंत सिजेरियन की उसकी आवश्यकता पड़ेगी। अगर सिजेरियन की आवश्यकता बच्चा खराब हो रहा है तब पड़ेगा,
माँ की कंडीशन खराब हो रही तब पढ़ रहा है, या लेबर प्रोग्रेस नहीं कर रहा। तो ये तो वेट करना चाहिए, थोड़ा सा वेट करना चाहिए, इस पे काम निगरानी करके। तो ऐसे में जो दूसरा एक ये है इम्पोर्टेंट है, अगर कहीं गंदा स्राव निकलने लगा नीचे से तो समझ लीजिए कि बच्चे ने मेकोनियम पास कर दिया, स्टूल पास कर दिया, क्योंकि बच्चा पेट के अंदर जो एम्ब्रियो होता है वो यूरिन करता है, यूरिन से ही एमनियोटिक फ्लूइड होता है और फिर उसको पी लेता है, फिर यूरिन करता है, फिर पी गंदा पानी पी गया। नहीं, गंदा पानी नहीं है, ये साफ पानी है, ये साफ है, ये साफ है, ये प्रक्रिया है, ये पिएगा पेशाब करेगा, पिएगा पेशाब करेगा। अगर ईसोफेगस में कोई गड़बड़ी है तो जो है पानी कम रहेगा, तो एमनियोटिक फ्लूइड कम रहेगा उसमें, और अगर जो है पेशाब कम कर रहा है तब भी कम रहेगा। लेकिन डिस्ट्रेस की वजह से जो उसके पेट आंत के अंदर का मटेरियल है वो उसमें निकल जाए तो वो पानी के अंदर गंदगी हो गई, अब उसको जब पिएगा तो कहेंगे गंदा पानी पी गया। उस हालत में बच्चा डिस्ट्रेस में चला जाएगा और वो जो है इवन जो है गर्भ के अंदर भी डेथ हो सकती है, इवन कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। तो ऐसी स्टेज में उसका तुरंत सिजेरियन अनिवार्य हो जाता है। सर, अगर ऑपरेशन हो गया एक महिला का, ऑपरेशन के बाद उसको क्या क्या सावधानियां, क्या क्या चीज करना चाहिए? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि ऑपरेशन के बाद प्रॉब्लम उससे हो जाती है, कमर में दर्द होना, पैरों में दर्द होना, बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम आने लगती है, और फिर होता है कि ऑपरेशन की वजह से ये सारी चीजें हो रही है। ऑपरेशन जो है, ऑपरेशन के बाद ध्यान तुरंत ये देना है कि दूध जितनी जल्दी हो सके बच्चे को पिलाना है। ये मिथ नहीं रखना है कि ऑपरेशन हो गया तो बच्चा दूध नहीं पिएगा। जैसे बच्चे को दूध विदिन तुरंत पिला दें या 30 मिनट के अंदर बच्चे को दूध पिलाएंगे, ऑक्सीटोसिन एक लव हार्मोन है, वो निकलना शुरू हो जाएगा, उसकी वजह से माँ का सारा दर्द गायब हो जाएगा और इवन खून निकलना जो बच्चेदानी से वो भी कम हो जाएगा और माँ का मूड अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ऑक्सीटोसिन हार्मोन बहुत बड़ा मूड इनिवेटिंग हार्मोन है। जो हम लोग घर में जानवर पालते हैं ये सब ऑक्सीटोसिन बढ़ाने के लिए, हम किसी को स्पर्श करते हैं तो ऑक्सीटोसिन निकलता है, तो इससे जो है मूड बहुत अच्छा हो जाएगा। तो दूध पिलाना शुरू करें, ठीक है। अपने जो है वुंड एरिया का स्पेशल ध्यान रखें, अच्छे से ड्रेसिंग, प्रॉपर कोई वजन वाला सामान ना उठाएं, धीरे धीरे वो हील कर जाएगा। बस ये दूसरी प्रेगनेंसी में ध्यान देना है कि वेट नहीं करना है नॉर्मल का, क्योंकि इसको मजबूत होने में 3 साल लगता है, वो भी 100% नहीं मजबूत होता है, 100% स्ट्रेंथ नहीं आती है। 3 साल बाद दूसरा बच्चा आता है तो नॉर्मल के लिए ट्राई कर सकते हैं। अगर उससे पहले दूसरा बच्चा आ जाता है तो सिजेरियन ही करना पड़ेगा, नहीं तो उसमें रप्चर के चांसेज हो जाएंगे और जो दूसरा बच्चा वो कॉम्प्लिकेशन हो जा सकता है। अब आते हैं बच्चे पे सवाल पे। एक बच्चा जो पैदा हुआ 2 दिन का है, 10 दिन का है या महीने भर का, तो आपने देखा होगा सर, पॉटी करने का जो चीजें हैं बहुत ज्यादा रैंडमली बहुत ज्यादा आता है और पेरेंट्स परेशान होते हैं कि बच्चा पॉटी बहुत कर रहा है, तो क्या इस पे घबराना चाहिए या ये नॉर्मल है? बच्चों में बहुत सारी नॉर्मल फिनोमिना है, 8 से 10 बार 15 बार वो स्टूल पास कर सकता है, बशर्ते उस पे डिहाइड्रेशन के साइन न दिखे कि बच्चे की आंख धस गई, यहाँ पे जो फ्रंटनला होता है वो धस गया। ये अगर नहीं है तो वो नॉर्मल है, क्योंकि उसकी जो गट म्यूकोसा जो है मैच्योर हो रही है। पहले तो उसको केवल फ्लूइड जा रहा था, एमनियोटिक फ्लूइड, उसके अंदर कोई ना शुगर था, ना कोई प्रोटीन थी, ना कोई फैट था, पानी था वो। अब उसने दूध, जो एक उत्तम आहार है, 3 दिन का जो दूध है वो उत्तम आहार है, मतलब वो उसको कोलेस्ट्रम बोलते हैं, उसके अंदर सारे टीके हैं, वो जा रहा है, सारे टीके एक तरफ रख दिया जाए और 3 दिन का दूध एक तरफ रख दिया जाए तो उस पर भारी पड़ेगा वो। तो इतना ये करना। हाँ, और पेशाब भी बच्चा 8-10 बार करता है, ये भी नॉर्मल है। बस ध्यान ये देना है कि 24 घंटे के अंदर लमसम में स्टूल भी, मेकोनियम भी पास कर दे और पेशाब भी कर दे। अगर ये नहीं कर रहा है तब समस्या है, बार बार कर रहा है तो अच्छी बात है। बुखार आना नॉर्मल है या इस पे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? बुखार आना अपनी बॉडी की एक डिफेंस मैकेनिज्म है। अगर बुखार आया इसका मतलब आपकी बॉडी मजबूत है, क्योंकि जो इम्यूनो कंप्रोमाइज मरीज हैं, जैसे जिनको HIV हो गया है या बहुत शुगर है या क्रोनिक इलनेस में है, तो उनको बीमारी के बाद भी बुखार नहीं आएगा। बुखार आने का मतलब कि आपके अंदर के जो ब्लड सेल्स हैं, जो पुलिसमैन हैं, होमगार्ड हैं, ये इन्फेक्शन से लड़ने के लिए गए हैं और उस एजेंट को, चाहे वो वायरस हो, चाहे बैक्टीरिया हो, चाहे फंगस हो, उसको मारे हैं। जब उसको मारेंगे तब जो है फीवर आएगा और ये एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म है। इसका मतलब आपकी डिफेंस मैकेनिज्म अच्छी है। शुरुआत में आएगा, फिर आपके सेल जीत जाएंगे और बुखार भी खत्म हो जाएगा, जो बीमारी होनी थी वो भी खत्म हो जाएगी। यानी कि तुरंत T98 या नहीं लाना है। अक्सर माता पिता, थोड़ा सा भी बच्चा अगर बुखार होता है या
तबीयत खराब हुआ तो एंटीबायोटिक की तरफ स्विच करते हैं और डॉक्टर से भी कहते हैं एंटीबायोटिक कुछ लिख दीजिए। एंटीबायोटिक कितना फायदेमंद है या नुकसान है? देखो, एंटीबायोटिक एक ऐसी दवा है जो जरूरत पर इस्तेमाल होना चाहिए। अगर जो है पता चला जैसे कि शहर में कोई दंगा हो रहा है तो मिलिट्री को यहाँ ले आएंगे, तो ये नहीं उचित है। यहाँ का जो लोकल हमारी प्रशासन है वो उसको रेगुलेट कर सकते हैं। इसी तरह से जो फीवर आया है, तो फीवर इसलिए आया है कि मेरे अंदर जो ब्लड सेल्स हैं वो इन्फेक्शन से लड़ रहे हैं, तो हमें सिर्फ फीवर उतारना है, फीवर की ड्रग्स देनी है, प्रॉपर हमारी डिफेंस सिस्टम उससे लड़ करके जीत लेगा। एंटीबायोटिक का सबसे बड़ा जो नुकसान ये है कि अगर आपने ले लिया तो आपके अंदर जो नॉर्मल बैक्टीरियल फ्लोरा है पेट के अंदर वो मर जाएंगे बैक्टीरिया। जो अच्छे बैक्टीरिया हैं, जो विटामिन B12 बहुत सारे न्यूट्रिशियस सब्सटेंस की जो है बनाते हैं तो वो बैक्टीरिया जब मर जाएंगे तो हमारा गट फ्लोरा खराब हो जाएगा, जिससे हमारा हेल्थ और खराब हो जाएगा। तो एंटीबायोटिक तभी देना चाहिए जब क्लियर हो कि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। जो सबसे ज्यादा डेथ पहले होती थी वो इन्फेक्शन से। हमारे जो आदि मानव थे वो 30 साल की स्टेज में खत्म हो जाते थे। रीजन था इन्फेक्शन, खान पान सही नहीं, रहने का सही नहीं सिस्टम, 30 साल पे खत्म हो जाते थे। देश आजाद हुआ तो वही 35 साल पे आया, 35-40 साल पे, तब भी अगेन इन्फेक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण था। कहीं कॉलरा से डेथ हो रही है, कहीं कोई इन्फेक्शियस डिजीज फैल गई उससे डेथ हो रही है। धीरे धीरे हम लोगों ने एंटीबायोटिक का आविष्कार करके इस पे विजय प्राप्त कर दिया, तो हमारी एवरेज लाइफ लगभग 60 साल हो गई। अब जो सबसे ज्यादा डेथ हो रही है वो मेटाबॉलिक डिजीज से हो रही है। ये क्या होता है? मेटाबॉलिक डिजीज का मतलब डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, जिसको मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहते हैं। इसके वजह सब उसी के पार्ट, ये भी आएगा उसमें। ये सब उसी के पार्ट हैं। ज्यादा डेथ उसी से हो रही है। इन्फेक्शन पे चूंकि हम लोगों ने विजय प्राप्त कर दिया, एंटीबायोटिक, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। जो हल्की एंटीबायोटिक थी, जो शुरुआत में चलती थी, सब रेजिस्टेंस डेवलप हो गए। अब हम हायर एंटीबायोटिक्स पे जा रहे हैं, तो धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि हो सकता है एंटीबायोटिक्स ना काम करे, तो हो सकता है कि फिर हम उसी स्टेज में चले जाएं जो हमारे आदि मानव थे, कि कोई भी इन्फेक्शन हुआ सारे रेजिस्टेंस हो गए। जैसे कोविड में कोरोना रेजिस्टेंस होते चले गए, स्टेन उसके बदलते रहे। ऐसे अगर बदल गए और हम भूल से, चूंकि मेडिकल साइंस हमारी इतनी स्ट्रांग अब समय हो गई है रिसर्च लेवल पे कि वो बना ले रही है एंटीबायोटिक, लेकिन ऐसा समय भी आ सकता है कि एंटीबायोटिक ना बन पाए और वैसे बैक्टीरिया आ जाए तो हमारा एवरेज लाइफ बहुत नीचे, ड्रामेटिकली गिर जाएगा नीचे, जो इस समय हम मान सकते हैं कि 100 होना चाहिए। जो जापान में कई शहरों में 100 कर लिया है उन लोगों ने अपने खान पान से। कोई दवाई नहीं लेते, दवा से नहीं किया ना, दवा से नहीं किया, उन्होंने अपने डेली रूटीन को सही किया, रूटीन से, अपनी खान पान से, अपने दिनचर्या से उन्हें एवरेज लाइफ। दवा का रोल निग्लेजेबल है, मतलब जहां पे जरूरत है। सबसे पहला जो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन है, प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन का मतलब बीमारी होने ही हम न थे, उसको कहते हैं प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन। जिसमें बीमारी थोड़ा हो गई है, अब उससे हमें रोकना है, तो वो है प्राइमरी प्रिवेंशन। अब हमें ज्यादा उसको दिक्कत कर गया है, कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो उसको सेकेंडरी प्रिवेंशन कहते हैं। तो प्राइमोर्डियल, हमारी जो गवर्नमेंट है वो प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन पे ज्यादा काम कर रही है। वैक्सीनेशन प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन पे आता है। वैक्सीनेशन, कीमोप्रोफाइलेक्सिस, जैसे कीटनाशक छिड़कने, जो है शहरों में मच्छर मर जाएं, मच्छर इकट्ठा ना हो, ये सब प्राइमोर्डियल प्रिवेंशन में आते हैं। तो गवर्नमेंट का मेन फोकस है सोशल एंड प्रिवेंटिव मेडिसिन, इसीलिए गवर्नमेंट्स ज्यादा जो है इन्हीं पे फोकस कर रही है। इस पे अगर हम फोकस कर ले गए, अब जो है जब चूंकि इस पे हम लोग फोकस कर ले गए हैं, तो अब हमें मेटाबॉलिक डिजीज पे अब भारत फोकस करने लगा है, उसके लिए प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। मतलब यही है कि हम लोग डेली डॉक्टर के पास तो नहीं जाते हैं, लेकिन हर दिन हम लोग कुछ ना कुछ ऐसा काम करते हैं कि एक ना एक दिन हम लोग डॉक्टर के पास पहुंच जाते हैं। तो वो हमको काम को सही करना, अपने दिनचर्या को सही करना। जो हेल्थ है उसके 3 पैरामीटर है, फिजिकल, मेंटल और सोशल। तो फिजिकल विकास हमारा किससे होगा? फिजिकल विकास हमारा शरीर है। ये जो है फिजिकल विकास, जो हमारे शरीर की लंबाई प्रॉपर होनी चाहिए, वेट प्रॉपर होना चाहिए। वेट और लंबाई, वेट लंबाई में संबंध ये है मोटा मोटा, क्योंकि BMI निकालना ये सब तो टेक्निकल चीज हो जाएगा। नॉर्मल जनता को जानने के लिए आवश्यक है कि जितनी हाइट है उसमें से 100 घटा दीजिए, अगर लड़का है तो उसका वेट वो आइडियल होगा। हाइट को अगर नाप लें और 100 से सेंटीमीटर में हाइट नाप लें, 100 से घटा दें। किसी का 155 सेंटीमीटर हाइट है तो उसका आइडियल वेट 55 है, 55 होना चाहिए, 55 kg होना चाहिए उसका आइडियल वेट, अगर लड़का है तो। अगर लड़की है तो उसमें 5 और घटा दीजिए, तो उसका 50 होना,
तो उसका 50, यानी 105 से 105 घटा दें। अगर आपके घर में रिस्क फैक्टर है, जैसे किसी को डायबिटीज है, किसी को ब्लड प्रेशर है, कार्डियक डिजीज है, तो 5 और घटा दें। अच्छा, लड़के में 5 और घटाना है, लड़की में भी 5 और घटा देना। तो आपका अगर कोई लड़की है और उसका 155 है और रिस्क फैक्टर भी है, तो उसका फिर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा। तो इसलिए शुगर अगर डाइट से पूरा हटा दिया जाए तो बहुत अच्छा है शुगर। हाँ, अगर कभी ले रहे हैं तो पहले आपने प्रोटीन ले लिया, फैट ले लिया, सब पेट आपका भरा हुआ है, तो उस समय थोड़ा सा ले सकते हैं। इस तरह से हम खान पान करेंगे। सर, जो बच्चा अभी पैदा हुआ है, उसके बारे में जो बातचीत चल रही थी, तो लगभग सभी कोशिकाएं उसकी पूरी बॉडी डेवलप होती है। ऐसे में माता पिता या परिवार को क्या करना चाहिए कि जिससे बच्चे का मस्तिष्क अच्छा से विकास हो, जिससे उसका शरीर अच्छे से डेवलप करे? बच्चा जो है, पहला तो हमने वो 3 चीजें जो बताई, फिजिकल, मेंटल, सोशल। तो फिजिकल स्वास्थ्य रखने के लिए उसको सही डाइट दें हम। देखिए, थोड़ा हम इसमें आएंगे जो है आयुर्वेद के साइंस में, कि जो हमारा शरीर है 5 तत्वों से मिलकर बना, ठीक है। छित जल पावन गगन समीरा, 5 तत्व से बना शरीर। तो ये 5 तत्व जो हैं ये मेंटेन होने चाहिए। तो जो हमारा पृथ्वी तत्व है ये हमारे भोजन से आता है। हम पंचरंगी आहार खाएंगे तो इससे हमारा पृथ्वी तत्व रहेगा। पंचरंगी आहार में जिसमें क्या रहेगा? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ये सब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, ये सारे हमें भू तत्व से मिलेंगे जो हमने खाया है, क्योंकि ये सब पृथ्वी से होते हैं। क्योंकि सूर्य ही है जो जीवन को दे रहा है, उसी से फोटोसिंथेसिस होती है, उसी से हमारा भू तत्व बैलेंस होता है। और ज्यादा भू तत्व हमारे शरीर के अंदर ज्यादा है, जो है जिसकी मात्रा ज्यादा है। फिर आता है हवा, एयर। तो जो हम सांस लेते हैं इससे एयर मिलता है, एयर तत्व इससे बैलेंस होता है। तो सांस जो हम ले रहे हैं ये सही से प्रॉपर गहरी सांस होनी चाहिए और अच्छे से लिया जाना चाहिए। तो ये सांस से आता है। फिर जो आपका आकाश तत्व है वो जब आपकी सोच अच्छी होगी, आपका मेंटल हेल्थ होता तो वो मेंटेन करेगा। आपका जो अग्नि तत्व है ये भी आपके जो है, जब आपका पेट बिल्कुल सही होगा, सब चीजें नॉर्मलाइज होंगी, तो आपका अग्नि तत्व सही रहेगा। तो इस तरह से 5 तत्व आपको प्रॉपर लेने हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट लेने हैं, इससे आपका फिजिकल स्वास्थ्य सही रहेगा। मेंटल स्वास्थ्य, क्योंकि बच्चा वही देखता है, वही समझता है और वही वो अपने उसकी ब्रेन इमेज बनाती है जो उसके अगल बगल होता है। अगर बच्चा मेरे यहाँ हुआ है, उसको मैं अमेरिका छोड़ा हूँ, तो वहां की कल्चर वो एक्सेप्ट कर देगा। भले जीन्स मेरा है, यहाँ का है, लेकिन वो पूरा वहां का कल्चर एक्सेप्ट कर देगा। तो इसीलिए घर का माहौल बहुत अच्छा होना चाहिए। एकदम बच्चा एकदम सही माहौल में वो चीजें, वो पॉजिटिव चीजें रहे घर में, तो उसको वो सीखता जाएगा। बच्चे को सेरेलैक देना चाहिए या नहीं? जो मार्केट में बच्चे को सप्लीमेंट कोई नहीं देना चाहिए। बच्चे को क्या देना चाहिए? बच्चा 6 महीने तक सिर्फ माँ का दूध पिए, सिर्फ माँ का दूध, और माँ को प्रॉपर पंचरंगी। अगर माँ का दूध नहीं निकल रहा है, माँ का दूध ये संभव नहीं है कहीं नहीं निकले, क्योंकि नेचर ने पूरी व्यवस्था कर, कई बार ऐसा ऑपरेशन के बाद नहीं निकलता, वो काउंसलिंग की जरूरत होती है। हमें माँ को काउंसिल करना है, उसके निपिल में कोई प्रॉब्लम है तो उसको सही करना है, कहीं पेन है तो उसको सही करना है, प्रॉपर इन्वायरमेंट के साथ उसको रखना है। तो माँ का दूध अगर नहीं दिया किसी ने, तो आप अपने बच्चे के साथ समझ लीजिए क्राइम कर दिए हैं, क्योंकि बच्चे का पूरा जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। क्योंकि माँ का दूध 6 महीने तक बहुत आवश्यक है। 6 महीने के बाद 3 साल तक भी दे सकते हैं, बहुत अच्छा काम करेगा, लेकिन सप्लीमेंटेशन के साथ। अगर दूसरा बच्चा भी पेट में आ गया है 6 महीने बाद, भूल से किसी कारण से कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हुआ है, सही में तो 3 साल नहीं होना चाहिए, तब भी माँ का दूध पिलाया जाए और बच्चे को पोषण, मतलब जो अंदर है वो भी सही रहेगा, जो बच्चा बाहर वाला भी दूध पिएगा। ध्यान हमें रखना है कि जब बच्चा पेट में आए तो खाने को 100 गुना बढ़ा देना चाहिए, 1.25 टाइम्स, और जब दूध पी रहा है तो 1.5 गुना बढ़ा देना चाहिए। अगर दोनों चल रहा है साथ में तो लगभग दूना हो गया खाना, 1.75 टाइम्स। तो ये दूना बताइए, जैसे बच्चा हो गया, बच्चा पेट में है तो खाना जो है 1.25 गुना ज्यादा, महिला जो माँ है, और अगर दूध पी रहा है तो 1.5 गुना ज्यादा। किन्हीं परिस्थितियों में दोनों एक साथ हो सकता है। अच्छा, बच्चा भी दूध पी रहा है और बच्चा पेट में भी है, तो खाने को 1.75 टाइम्स, यानी रफली 2 टाइम्स हो गया। तो ये कैसे संभव है? ये संभव है कि खाने में हम एनर्जी को बढ़ाना है ना, कैलोरी। तो कैलोरी हमारे एक एक्सट्रीम एंड पे पानी रखा हुआ है जिसकी कैलोरी 0 है, एक एक्सट्रीम एंड पे फैट रखा हुआ है जिसकी कैलोरी सबसे ज्यादा है।
1000 है 100 में, उसमें 1000 किलो कैलोरी, 100 ml फैट में, पानी में 0। तो हमें अगर मोटापा कम करना है तो हम लो कैलोरी पे आएंगे। पानी में मिनिमम है, फिर सब्जियों में सबसे कम है, फिर चावल में है, फिर जो है और चीजें आती हैं, और लास्ट में फैट में सबसे ज्यादा है। तो हमें अम्मा को फैट ज्यादा देना है अगर एनर्जी बढ़ाना है, कम खा, क्योंकि 2 गुना वो चीजें तो दाल चावल नहीं खा पाएगी 2 गुना। क्या देना चाहिए फैट? उसमें हमें घी की प्रॉपर मात्रा, मक्खन की प्रॉपर मात्रा, दूध को अच्छे से प्रॉपर थोड़ा सा वो कर दिया जाए, ज्यादा गर्म कर दिया जाए, कम हो जाएगा वो, ये सब चीजें दिया जाए। वैसे ह्यूमन बॉडी का ये है कि 8 दिन तक बिना खाना खाए, मतलब 8 दिन तक बिना पानी पिए और 1 महीने तक बिना खाना खाए जीवित रह सकता है। ये ह्यूमन बॉडी की अपनी मैकेनिज्म है। हाँ, और इसी तरह इन्फेंट भी जो पैदा हुआ है वो भी 6 घंटे तक लगभग जो है अगर दूध ना भी पिए तो उसके अंदर इतना शुगर रहता है कि जो है वो उसको मेंटेन कर देगा। लेकिन सबसे बड़ा दुश्मन जो है वो शुगर है। शुगर एडिक्शन है। अगर हमसे कोई पूछे तो हम कहेंगे कि एल्कोहल और निकोटीन से भी बढ़ के एडिक्शन। ये अल्कोहल और निकोटीन का कम एडिक्शन है। आप चाय अभी यहाँ ले आए, हमें दें, हमें अगर लगातार 4-5 दिन तक आप दे दें तो इस टाइम पर मुझे लगेगा कि मुझे चाय मिलनी चाहिए, क्रेविंग स्टार्ट हो जाएगी। उसका कारण चाय नहीं है, उसका कारण जो है शुगर है, वो एडिक्शन करता है। इसीलिए कंपनियों ने बच्चों की बनाने वाली चीजों में, नमकीन में भी शुगर डाल दी। मैं आता हूं उस पे। तो बच्चे को सैलड नहीं देना चाहिए, कोई सप्लीमेंट नहीं, बस एक सप्लीमेंट, घर का कुछ सप्लीमेंट जो मैं कहना चाहूंगा कि बच्चा जैसे पैदा होता है माँ के दूध के साथ विटामिन डी दे देना होता है उसको। विटामिन डी 400 इंटरनेशनल यूनिट लगातार देना है उसको, और 1 महीने का हो जाए तो आयरन दे देना है, क्योंकि माँ के दूध में उतना आयरन प्रॉपर नहीं है और एब्जॉर्प्शन आयरन का 99% नहीं होता है, 1% ही होता है। तो एनीमिया ना हो इसके लिए 1 महीने बाद आयरन और विटामिन डी का सप्लीमेंटेशन देते हैं कि हमें 8 घंटा खाना है और इसके बाद नहीं खाना है बिल्कुल। वो दिन में रहे तो ज्यादा सही है, जब तक सूर्य भगवान रहे तब तक ही खाना है, उसमें 8 घंटे। आजकल के जो बच्चे हैं 2 साल के हुए, 3 साल के हुए, 2 साल के बच्चे मैं देख रहा हूँ टीवी और फोन का एडिक्शन हो गया है बच्चों में। और परिवार में भी ये चीजें हैं कि अगर परिवार के किसी व्यक्ति को अपना काम करना है, निपटाना है, कुछ भी करना है, तो बच्चों को फोन पकड़ा दिया जाता है, एक पहला चीज। दूसरा, फोन का ऐसा एडिक्शन हुआ है कि अगर बच्चे कुछ नहीं खा रहे तो उनको फोन दिखा दिया जाए, टीवी दिखा दिया जाए। इसको मैं एपिडेमिक कहूंगा। एपिडेमिक का मतलब बहुत खतरनाक बीमारी जो एकदम बरस्ट कर गई है। जैसे कभी कभी होता है कि बहुत गंभीर इन्फेक्शन फैल गया, वहां इतने लोग मर गए, ये टीबी फोन एपिडेमिक्स है, महामारी। इसको बचपन में जो बुद्धू बाक्स जो बोलते थे टीबी को, सुना होगा अगर उस जमाने के होंगे। इसका सही इस्तेमाल अगर किया जाए तब तो अच्छी बात है, लेकिन सही इस्तेमाल करने की क्षमता बच्चों में नहीं होती। बच्चे वही देखते हैं जो उनको अच्छा लगने लगता है, जो उनको दिखाना चाहते हैं, जो दिखाना चाहते हैं वही देखेंगे वो। तो अगर टीवी मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं तो पहले उनकी विजन प्रॉब्लम, क्योंकि किसी भी एक चीज को टकटकी अगर 20 मिनट से ज्यादा देख लिया तो विजन प्रॉब्लम हो जाएगी। 20 मिनट तक आपने अगर कोई चीज देखा है तो फिर आप जो है 20 सेकंड तक 20 मीटर दूर आपको देखना पड़ेगा। अगर इतना आप करेंगे तो आपका विजन प्रॉब्लम नहीं होगा। ये चीज हुआ, ये नुकसान आंख का। दूसरा क्या होगा कि पॉइस्चर आपका गड़बड़ होगा, घंटों सर झुकाए आप ऐसे लटके रहेंगे तो सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस। सीधे हम बैठे हैं तो हमारे नेक पे वजन बहुत कम है, और ऐसे कर दिए तो नेक पे वजन लगभग 10 से 15 किलो ज्यादा बढ़ गया, और ऐसे कर दिए तो हो सकता है 30 किलो ज्यादा बढ़ जाए, जबकि सर का वजन 8 किलो है। तो एंगल बदलने पर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, आई प्रॉब्लम, ठीक है, जिसमें जो है मायोपिया वगैरह जो है, हाइपरमेट्रोपिया, कुछ भी हो सकता है ज्यादा वो करने पर जो है। तो स्क्रीन टाइम इसी ने फिक्स कर दिया गया है। अगर रिक्वायरमेंट है तो 24 घंटे में 2 घंटे से ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2 घंटे। तो उनको आप क्या कहेंगे जो बच्चे खाना नहीं खाते हैं और लोग फोन दिखा देते हैं, तो क्या करना चाहिए? ये समझ लीजिए कि आप अपने बच्चे के स्वयं दुश्मन बन गए। जो बच्चा आगे चल करके पूरे वर्ल्ड को रोशनी दे सकता था, जो बहुत आगे जा सकता था, उसको आपने बहुत सी छोटी सी चीज में आपने फंसा दिया, अपने मतलब स्वार्थ के लिए कि हमें जो है आराम मिले, हम सो जाएं अच्छे से। आप बच्चे को अच्छी चीजें जैसे खेल में, समाज के साथ लोगों में,
या कोई मतलब नेचुरल जगह पर, इन सब पे ले जाएं। बच्चा जो है जिद करेगा कि पापा मुझे या मम्मी वहां ले चलिए उस पार्क में जो मुझे जानवर दिखे थे, मुझे ये चीजें, उसको रियल वर्ल्ड दिखेगा। ये हाइपोथेसिस है। जैसे हाइपोथेसिस में हमें समझ लें कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन हम उसके हिसाब से काम नहीं करेंगे तो हाइपोथेसिस होगी, वो थ्योरी में नहीं कन्वर्ट हो पाएगी। तो बच्चा जो स्क्रीन पे देखता है वो हाइपोथेसिस है। बच्चों में आर्टिस्टिक डिसऑर्डर जो इस समय बहुत ज्यादा हो रहे हैं, आर्टिस्टिक डिसऑर्डर वो हैं जिनके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे होते हैं, माँ बाप ज्यादा पढ़े लिखे हैं, बच्चे को आया या कोई केयर कर रही हैं। इमोशनलेस मदर पहले एक थ्योरी दी गई थी, अब उसको काट दिया गया है, लेकिन थ्योरी में थोड़ा बहुत सच्चाई भी थी कि माँ बच्चे के अंदर इमोशन नहीं डाल पाई। इससे आर्टिस्टिक डिसऑर्डर होता है। वो बच्चा सिर्फ मूविंग ऑब्जेक्ट को देखता रहता है, पंखे को देखेगा, ना बोल पाएगा, ना जो है आपकी बात पे रिएक्शन करेगा। ये जो है मतलब बच्चे की सबसे गंभीर बीमारी है। दो होती थी, एक अटेंशन डिफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर, इसमें बच्चा आपकी बात नहीं मानेगा, भागता रहेगा, दौड़ता रहेगा, वो कुछ हद तक कंट्रोल हो जाता है और वो आगे चल करके बच्चा बहुत बड़ा वैज्ञानिक भी बन सकता है, क्योंकि कई बड़े वैज्ञानिक हुए जिसमें अटेंशन डिफिसिट हाइपरकाइनेटिक डिसऑर्डर था। इवन बड़े बड़े बिजनेसमैन कई आपको मिलेंगे जिसमें थोड़ा थोड़ा ये प्रॉब्लम है। तो आपको वो एक मतलब वो ज्यादा नुकसानदेह नहीं था, लेकिन जो आर्टिस्टिक डिसऑर्डर है इसमें बच्चा बिल्कुल खत्म हो जाता है, पढ़ नहीं पाएगा, सोशल इंटरेक्शन कुछ नहीं रह पाएगा, केवल मूविंग सब्जेक्ट को वो ज्यादा टीवी और मोबाइल देखने से कुछ थ्योरी कह रही हैं ये एग्राग्रेट कर देता है उस चीज को, आर्टिस्टिक डिसऑर्डर। तो इसलिए जो है टीवी मोबाइल से जहां तक संभव हो खुद इस्तेमाल अगर नहीं करेंगे, क्योंकि बच्चा भी पहले हमने कहा वही देखता है जो आप उसी को सीखता है। जब आप उसको देखते रहेंगे, बच्चा तो देख रहा है कि आप उस ऑब्जेक्ट से जुड़े हुए हो, तो आप अगर ऐसा कर रहे हैं तो बच्चा ना देखे। आपका स्टडी रूम एक अलग जगह होना चाहिए जो बच्चा ना देखे कि आप इसी पे रेगुलर जो है वर्क कर रहे हो। वो उसको नॉर्मल नेचर में जाना चाहिए, नॉर्मल सोसाइटी से। आज आप देख रहे हैं कि जब बच्चे हर घरों में बच्चे टीवी या फोन में ही लगे हुए हैं। बाहर जो बच्चे पहले कभी खेलते थे हमारे आपके समय में, जो रोड पे क्रिकेट चल रहा है, कुछ भी खेल रहा है, अब वो चीजें खत्म हो चुकी हैं आज के समय में। उसमें बच्चे में हमें डालना पड़ेगा जो हमारे प्ले स्कूल होते हैं। तो प्ले स्कूल में तो ये कॉन्सेप्ट है कि वहां पे स्क्रीन नहीं करना चाहिए। वहां पे कई स्कूलों में शुरू हो गया, बड़ी सी टीवी लगा के वहां पे पोयम वो सही नहीं, पोयम दिखाता है, वो सही, एक मोटा हाथी, वो सही नहीं है। आपको डायरेक्ट नेचुरल तरीके से, जैसे हमारे पुराने जमाने में तो चलो आश्रम पद्धति से पढ़ाई होती थी, उससे लोग क्या क्या सीख जाते थे। आज हमारी साइंस वही चीज प्रूव कर रही है जो हमारे पुराने जमाने में खोज दी गई थी। जो है आपको डायबिटीज नहीं होगी, डायबिटीज रिवर्स हो जाएगी। अब हम उसी चीज को जो है रिवर्स सिद्ध कर रहे हैं। तो एक समय में ये भी कहना चाहूंगा ऐसा आएगा कि ब्रह्मचर्य को कहेंगे कि अच्छा होता है। अभी हमारी साइंस कह रही है कि ठीक है, जैसे शुरू में आपने सवाल भी रखा था कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान सेक्स करना या ये करना, तो जब ब्रह्मचर्य आ जाएगा, जब साइंस भी मान लेगी कि ब्रह्मचर्य से ही सब कुछ संभव है, तब लोग इस चीज पे नहीं। मानव जीवन का विकास बहुत ऊंची चीज के लिए हुआ है, ये बहुत छोटी चीज है। ये तो हमारे जानवर लेवल की बात है, वो सब करते हैं इन सब चीजों को। हमारा जो विकास हुआ है बहुत ऊंचे चीज के लिए हुआ है। जब आप उसमें जुड़ जाएंगे तो ये चीजें आपको बहुत छोटी लगेंगी। एक बच्चे को कितने घंटे सोना चाहिए नॉर्मल? देखिए, जो नींद की रिक्वायरमेंट होती है, जब बच्चा पेट के अंदर रहता है तो लगभग वो पूरा सोता है। यहां तक कि ये कह दिया गया है कि जो सबसे ज्यादा सुख है बच्चे को मिला है वो पेट के अंदर ही मिला है। उसी सुख को पाने के लिए अमेरिका में तालाब बना करके एमनियाटिक फ्लूइड जैसा स्ट्रक्चर करके और ऑक्सीजन बाहर लेके लोग समाधि में जाते हैं। ये चलने लगा है उस सुख को पाने के लिए। तो जब जो सबसे ज्यादा सुख मिलता है वो बच्चे को माँ के पेट में मिलता है, उतना जीवन में मुझे कभी नहीं मिलेगा। मैं चाहे जो बन जाऊं, जितना बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, हमारे पास जो भी आ जाए, क्योंकि उस समय बच्चा सांस नहीं लेता है। अच्छा, केवल धड़कन से उसको खाना मिलता है, और सांस ना लेना ही समाधि है। तो बच्चा सांस नहीं लेना है तो महासमाधि में रह रहा है, पेट के अंदर पूरा सो रहा है। और जब माँ चलती है तो और गहरा सोता है। अच्छा, इसीलिए बच्चा देखा होगा आपने कि रात में जागता है और दिन में सो जाता है। तो उस समय की नींद 24 घंटे है। जब डिलीवरी हो गई तब 18 से 20 घंटे की नींद है। जगह जगह के दूध पिलाते रहेंगे। ऐसे नींद की रिक्वायरमेंट कम होते होते 18 साल पे जाके 7 घंटे की हो जाती है। 7 घंटे की नींद 18 साल के ऊपर अति आवश्यक है।
7 घंटा से कम अगर कोई सो रहा है, मिनिमम 6 हम कह सकते हैं, क्योंकि नींद की जो एक साइकिल है, एनआरईएम स्लीप और आरईएम स्लीप, ये दोनों होनी चाहिए, वो प्रॉपर साइकिल में होना चाहिए। डीप स्लीप है एनआरईएम स्लीप, और रेम स्लीप का मतलब उसमें सपने आते हैं जो याद रहते हैं आप। अच्छा, तो ये स्लीप तभी पूरी हो सकती है जब आप लगातार 7 घंटा सोए हैं। अगर पेशाब करने भी उठे आप, नींद डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा क्या है कि नींद की जो शुरुआत होती है वो मेलेटोनिन हार्मोन से होती है। मेलेटोनिन हार्मोन लाइट नहीं रहता है तब बनता है, लेकिन जो नींद को रेगुलेट करता है वो एडिनोसिन है। जो हम मेहनत करते हैं, एटीपी टूटता है, उससे एडिनोसिन बनता है, इससे हमारी नींद की कंटिन्यूएशन रहती है। तो एडिनोसिन हमारा, अगर हम चाय बार बार पी रहे हैं जिसमें कैफीन है, ये एडिनोसिन लाइक रिसेप्टर पे ब्लॉकेज कर देता है, तो नींद आपकी प्रभावित हो जाती है। इसीलिए सोने से 6 घंटा पहले चाय काफी त्याग कर देना चाहिए। 2 घंटा पहले स्क्रीन का त्याग कर देना चाहिए जिससे मेलेटोनिन ना बने। लाइट बिल्कुल बंद कर दें, जो है ग्रीन लाइट तो बहुत ज्यादा खतरनाक है। और पानी ना पिए। खाना आपने 4-5 घंटा पहले खा लिया जिससे आपका स्टमक इम्पिटिंग हो गया। अगर आपने बहुत फैट खाया है तो देर लगेगा, नहीं तो 4-5 घंटे में हल्के खाने से स्टमक खत्म हो जाएगा, मतलब उसमें नहीं रह जाता। तो आप खाली पेट सोएंगे, पानी नहीं पिएंगे, तब आपकी प्रॉपर यूरिनेशन भी नहीं होगा, तो आपकी स्लीप जो है 7 घंटे की लगातार हो जाएगी। और स्लीप को ये ना माना जाए, स्लीप को माना जाए कि आप अपने शरीर का रिपेयर करने गए, आप जो है सर्विसिंग हो रही है। हाँ, सर्विसिंग हो रही है। उस दौरान पेट में खाना भरा हुआ है अगर आपके, तो लीवर आपका कहाँ सो पाया? लीवर माँ है आपके शरीर की, वो जग रही है, माँ जगती रहती है, बच्चा देर तक माँ जगती रहती है, तो लीवर आपका जग रहा है। वो मेटाबॉलिज्म के लिए आपने पेट भर के पूरा एकदम सो गए, वो पूरा रात भर चल रहा है, दिन में आप खा ही रहे हैं, तो वो कब आराम करेगा? वो तो दिन भर काम करता है। तो सोने से कितने घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए? सोने के 6 घंटा पहले खाना खा लेना चाहिए। 6 घंटा 6 घंटा पहले। अगर 6 घंटा पहले आप नहीं खाए हैं तो मेटाबॉलिक बीमारी का आप दे रहे हैं जो है दावत। आपको डायबिटीज, हाइपरटेंशन होने की संभावना बहुत ज्यादा। मैं इस चीज को फिर से क्लियर करना चाहूंगा। अगर मान लीजिए किसी को 9 या 10 बजे सोना है, हाँ, तो कितने घंटे पहले, कितने बजे खाना लेना चाहिए? रात का खाना, वो रात का खाना 6 घंटा पहले करके खा दे। ये संभव है, हम लोगों ने कर रखा है, हम तो विगत 2-3 सालों से कर रहे हैं। अच्छा। और मुझे एनर्जी में कोई कमी नहीं महसूस हो रही। मैं विंडो आवर में सिर्फ खाता हूँ। जैसे मैंने 11-12 बजे से खाना शुरू किया और 4-5 बजे तक जितना एनर्जी लेना है हमारे बॉडी के हिसाब से सब ले लिया। इसके बाद हमारा अगर पेट नहीं है तो गोंद कतीरा एक आता है, आप उसको जो है कर दीजिए जो है पानी में, वो एकदम फूल जाएगा, फिर खाएंगे, पेट आपका पूरा भर जाएगा, लेकिन लिवर को कुछ नहीं होगा क्योंकि उसमें कोई न्यूट्रिशन ही नहीं है। आप जो है ये सब घोल की भूसी है, ये ले लिया, भर गया, पेट आपका भर गया, मतलब ऐसा चीज दे दिया जिसमें एनर्जी ही नहीं है, तो जो है काम चल जाएगा। अच्छा, हाँ, कोई यानी कि 4-5 बजे तक अपना जो भी आपको खाना। अरे आप एक ऐसे प्राणी हैं जिसके ऊपर पूरे संसार का भार है। मतलब जो है हर आदमी, चाहे स्वीपर हो, चाहे ड्राइवर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे रिपोर्टर हो, ये सब समाज के लिए अच्छा वर्क कर रहे हैं। अपने को आप समझिए कि हम जितना ज्यादा जी जाएंगे, जैसे अब हमें इतना एक्सपीरियंस हो गया, आपको इस एज तक इतना एक्सपीरियंस हो गया, अगर हम पता चला कि जितना आगे चल जाएंगे ज्यादा तक, हम अपना एक्सपीरियंस देते रहेंगे समाज को। इसीलिए घर में बुजुर्गों की जरूरत होती है कि हम बहुत चीजें करके, हमें ज्ञान होता है कि हमने ये गलत किया था, लेकिन हमारा बुजुर्ग या हमारा समाज के लोग जो अनुभवी हमको बताते हैं पहले से कि ये गलत है, तो हमें अनुभव वाले लोग हैं, जितना ज्यादा आप जी जाएंगे। हाँ, जनसंख्या पे नियंत्रण अनिवार्य है। अगर हम लाइफ को बढ़ा लेंगे, जो ह्यूमन लाइफ है साइंस के हिसाब से 140 साल तक के लिए बनी। बच्चे की अगर बात करें तो चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर उनको फोन वगैरह ना दिया जाए, टीवी ना दिखाया जाए, तो ऐसे में जो माता पिता हैं या परिवार के लोग हैं वो भी उनके साथ उतने ही चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा दिखाते हैं, लड़ाई झगड़ा, मारना पीटना, डांटना। ये इस चीज को कैसे लोग अपनी चीज देखो, जो सबसे बड़ी वासना है, ये वासना की श्रेणी में आता है। ठीक है, वासनाओं का क्या, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये वासनाएं हैं 4। इसमें जो सबसे कठिन वासना है जिसका त्याग करना है वो क्रोध है। जैसे काम का त्याग कर सकता है आदमी, ब्रह्मचर्य कर सकता है, अगर उसके अंदर बहुत विल पावर है, हर चीज कर दिया, ब्रह्मचर्य कर देगा। लोभ का त्याग कर देगा, उसको बिल्कुल ये नहीं भाई हम कुछ नहीं, मतलब इसका त्याग करना। उसके लिए आपको ये सोचना है कि जो जीवात्माएं हैं हमारे अगल बगल, हमें भले डांट रही हैं, हमारे साथ बुरा व्यवहार कर रही हैं,
तो वो हमें सही करने के लिए कर रही है। हमें उन किसी पर आप क्रोध कर रहे हैं, इसका मतलब आप हार गए, आप स्वयं हार गए हो, वो जीत गया है। तो बच्चे पे आप क्रोध करने का मतलब हुआ आप बच्चे से हार गए हो। अच्छा। बच्चा क्रोध कर रहा है, आप हंसिए, अरे क्या हो गया, कैसे है, तो वो धीरे धीरे, बच्चा तो बच्चा है ना, बच्चा जब गिर जाता है आप उसको उठाते हो तो माँ को एक झापड़ मारता है या पिता को, इसलिए मारता है कि आपने गिरने क्यों दिया हमको। वो ये कहता है कि आपने गिरने क्यों दिया, उठा भी लिया आपने, पोज भी दिया है, लेकिन आपकी पहुंच नहीं थी वहां तक कि आप तुरंत उसको गिरने ना दीजिए। तो बच्चा तो सीखता जाएगा, क्योंकि हम आध्यात्मिक बात करें तो आत्मा है, वो आई है उसके अंदर, लेकिन वो पूरा कवर्ड है, उसको पिछले जन्म की चीजों का ज्ञान नहीं है। अब हम उसको इस जन्म में जो चीजें देंगे, क्योंकि अंधा जो है इसीलिए सपने में चीजें नहीं देख पाता है वो। अगर कोई जन्मजात अंधा है तो उसको सपने में आदमी का चेहरा नहीं दिखेगा, ये साइंटिफिकली प्रूवन है। सपने में भी वैसे ब्लाइंड रहेगा, सपने में कुछ नहीं दिखेगा उसको। उसने हाँ, अगर कोई आंख उसका 20 साल पे ब्लाइंड हुआ है तो वो पिछली चीजें देख लेगा। तो आप जो विजुअलाइजेशन करते हो आपका शरीर, तो इसीलिए बच्चा जो उसके लिए वो विजुअलाइजेशन है, जो आप कर रहे हो, आप गुस्सा नहीं करोगे तो बच्चा गुस्सा नहीं करेगा। इसीलिए उसका स्वभाव जो है सेम, आप हंसिए जब वो गुस्सा करे, और उसको समझाने, मोबाइल का बताइए कि भाई जो है, जब उसको शुरू से ही पैदा ही हो गया, आपने ध्यान, अब पेट के अंदर ही माँ मोबाइल देख रही है, पिता देख रही है, सीख रहा है ना, महिलाएं देख रही है, वो सीख रहा है ना, तो वो धीरे धीरे वो हो जाएगा। उसको हम नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। हमें समाज को ये करना है कि स्क्रीन टाइम को कम से कम। एक अच्छे हेल्दी परिवार के लोगों को, जो बड़े बड़े लोग हैं, उनकी दिनचर्या क्या होनी चाहिए, सुबह से लेकर रात तक क्या क्या चीजें वो करें? देखो, सही तो ये है कि अगर रिटायर्ड हो गए हैं तब तो वो आइडियल दिनचर्या का पालन कर सकते हैं। रिटायर वालों को, रिटायरमेंट होने पे आइडियल दिनचर्या जो साइंस के हिसाब से, जो हमारा जो है बायोलॉजिकल क्लॉक है साइंस के हिसाब से, और हमारे जो है आयुर्वेद के हिसाब से, मैं मिलाकर बताना चाहूंगा। और अपने भी दिनचर्या को आप इसमें रिलेट करिएगा कि आप कैसे रहते हैं। उसमें ये है कि जो है, जो आइडियल, चूंकि हम लोग आइडियल नहीं कर सकते, क्योंकि हम लोग एक इमरजेंसी फील्ड से, हेल्थ से जुड़े हुए हैं, तो इमरजेंसी कॉल्स कभी भी हो सकती हैं, तो उसमें हम आइडियल थोड़ा करने का प्रयास करते हैं। लेकिन आइडियल क्या होना चाहिए? आइडियल ये होना चाहिए कि खाने का पीरियड जो होना चाहिए वो सिर्फ 6 से 8 घंटे तक का होना चाहिए। उसके अंदर जितना कैलोरी है वो कंज्यूम होना चाहिए। सूर्य भगवान जब तक रहें तब तक ही खाना खाएं। इसके लिए अनिवार्य है कि आप लगभग 3 से 4 बजे उठें, सुबह 3 से 4 बजे, जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है, उस दौरान आप उठें। सबसे पहले उठ करके आप जो है ईश्वर को धन्यवाद दें, या ऊपर की सत्ता जो है उसको धन्यवाद दें कि हम जीवित हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग सोते समय नहीं रहे, तो हम जीवित हैं। आप ईश्वर को धन्यवाद दें। इसके बाद उठें। इसके बाद आप पानी पिए, थोड़ा सा पानी कैसा, ठंडा या पानी थोड़ा सा नॉर्मल टेम्परेचर का हो। अगर उसमें कुछ आप चीजें मिला सकते हैं तो मेरे हिसाब से पानी को गर्म करते हुए उसमें हल्दी डालें, जिसमें करक्यूमिन होता है जो एंटी एजिंग है। उसमें काली मिर्च डालें जो करक्यूमिन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देगा, नहीं तो करक्यूमिन का कोई रोल नहीं है। उसमें जो है आप डाल दीजिए अदरक, जो एंटी एजिंग का काम करेगा। फिर इसको गर्म करिए। फिर इसको जो है जब ठंडा हो जाए तो इसमें नींबू डाल दीजिए, तो आपका पूरा एक पेय तैयार हो गया। इसको पी ले। शुगर नहीं होना चाहिए। खाली पेट आपने शुगर ले लिया चाहे अगर, तो आपने तुरंत इंसुलिन स्पाइक कर दी, समझ लो अपने शरीर के साथ सत्यानाश कर दिया। खाली पेट शुगर का मतलब कि शरीर का सत्यानाश। तो ये पहले पी ले, ये पहले आपने पी लिया। उसके बाद इसके बाद अब आपको जो है जाना है टॉयलेट, अच्छे से जो है कम समय में फ्रेश हो गए। इसके बाद आप जो है योगा, एक्सरसाइज, खाली पेट वाले जितने एक्सरसाइज हैं ये सारा करिए। टहलने निकल जाएंगे। फिर सूर्य जैसे निकले हैं आप सूर्य नमस्कार कर लीजिए। ऐसा नहीं है कि आपके लिए पार्क या रोड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें एक्सीडेंट से भी बचना है। हम अपने घर में ही कर सकते हैं। अगर आपका छत बड़ा है तो आप उस पर वॉकिंग कर सकते हैं। सूर्य नमस्कार एक ऐसा व्यायाम है जो कंप्लीट व्यायाम है। जैसे सूर्य भगवान आए उनको जो है आप जो है सूर्य नमस्कार करिए। और विटामिन डी आपको 15 मिनट में पूरा मिल जाएगा। विटामिन डी एक ऐसा हार्मोन है जो मतलब आपके मेलेटोनिन, सीरोटोनिन सबको बढ़ाता है। इसके बाद आप जो है अभी कुछ नहीं खाना है। आप अभी फास्टिंग आपका नहीं पूरा हुआ है, क्योंकि 16 से 18 घंटा फास्टिंग अभी नहीं पूरा होगा।
इसके बाद आप जो है अब अखुआ दाल चना लगभग 10, 11, 12 बजे जो आपको सुटेबल लगे, अखुआ दाल चना में नींबू वगैरह डाल करके उसमें, और साथ में जो है पता चला कि सोयाबीन का बीज वगैरह होता है, सोयाबीन का बीज है। और सोयाबीन पे तो मैं ये कहना चाहूंगा कि सोयाबीन एक ऐसा सब्सटेंस है, आपने बात किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि शाकाहारी में जो है इसेंशियल अमीनो एसिड कम आ पाते हैं, और मांसाहारी भोजन जो है इस समय के हिसाब से उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत सारे जो है दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है उसको ज्यादा लेने से। तो सोयाबीन एक उसका विकल्प है। सोयाबीन को आप भिगो दें 12 घंटे तक, फिर साफ कर लें, इसके बाद उसको दाल में डाल दें, थोड़ा सा कूट करके उसको दाल के साथ बना लें, पूरा न्यूट्रिशन आपको मिल गया, प्रोटीन रिक्वायरमेंट जितनी है, क्योंकि प्रोटीन रिक्वायरमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अखुआ दाल चना से मिल जाएगा। अखुआ दाल चना इसलिए क्योंकि उसमें थोड़ा फैट कम हो जाता है, जब जर्मिनेट करता है, वो जर्मिनेट करने के लिए सीड फैट रहता है, इसीलिए सीड के अंदर फैट पाई जाती है। अखुआ दाल चना दिया, कुछ फल खाया, इसके बाद आप 1-2 बजे पूरा कंप्लीट खाना, दाल चावल रोटी सब्जी सलाद जितना खाते हैं सारा, जितना खा सकते हैं, जितना खा सकते हैं खा लीजिए। इसके बाद अब आपका समय आखिरी जब आ जाए 2-3 बजे तक, 4 बजे तक, तब आप जो चीजें खा सकते हैं, फल जो है, सलाद या कोई मूंगफली भिगो के रखे थे, इन सब चीजों को खा लीजिए। इसके बाद आप पानी पीजिए, बाद में नींबू पानी पी लीजिए, फर्क ही नहीं पड़ेगा। फिर आपको सोना कब है, क्योंकि आप 4 बजे उठे हैं या 3 बजे उठे हैं, तो 7 घंटे पहले का आप लगा दीजिए, जितना आता हो, किसी में 9 बजे आएगा, किसी में 8 बजे आएगा, किसी में 10 बजे आएगा, कि वहां तक आपको 7 घंटा या 6 घंटा मिनिमम रखना है, और पेशाब नहीं करने जाना है। वो समझ लीजिए आप नींद को ध्यान में बदल करके सो रहे हैं, और 22 करवट सोना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 22 करवट सोने से आपका हार्ट रेगुलेट होता है, आपका स्टमक सही रहता है, और जो है थोड़ा बहुत अगर रात में खाना वगैरह भी है तो अच्छे से जो है मेटाबोलाइज। तो इस पूरे दिनचर्या के दौरान चाय आपने बताया नहीं, चाय कब पिए, क्योंकि 20-20 चाय 33 चाय एक दिन में लोग पीने वाले हैं, और सुबह उठते ही सबसे पहले चाय चाहिए, तभी वो फ्रेश हो पाते हैं। ऐसे लोगों को क्या करेंगे आप? दिनचर्या में चाय का जो जापान में स्टडी हुई है, जो सबसे ज्यादा जिए हैं लोग, तो चाय अच्छा है, लेकिन कौन सा चाय, हर्बल टी या ग्रीन टी, क्योंकि वो थोड़ा थोड़ा जो है लीवर को मजबूत करता है और हार्ट को मजबूत करता है, लेकिन वो चाय बिना चीनी का होना चाहिए। वो चाय हर्बल टी हो, आप पानी में अच्छे से उबाल लें उसको, इसके बाद जो उसमें स्वीटिंग एजेंट भी नहीं कि सैकरीन डाल दिया, ये डाल दिया, सब नुकसान करेगा। आप आदत डालने, आपका स्वाद, जैसे माँ के दूध का कोई स्वाद नहीं होता है, नेचर ने स्वाद नहीं दिया है उस चीज को करने के लिए। माँ का दूध अगर आप कहीं से कोई स्वाद उसका लेना चाहे थोड़ा सा, तो उसमें स्वाद नहीं होता है, हमें चीनी डालने का आवश्यकता नहीं है। तो उस चाय को जब आप पीने लगेंगे, उसको आप बस ध्यान दे, आप 5-7 भी पीने हर्बल टी को, नुकसान कोई नहीं, फायदा ही करेगा, क्योंकि उसके अंदर जो है बहुत सारे एंटी एजिंग सब्सटेंस होते हैं जो अच्छा करते हैं, लेकिन जो उसके अंदर कैफीन थोड़ा बहुत होती है, वो जो, हाँ कुछ हर्बल टी है जिसमें कैफीन नहीं होती है, कैफीन आपकी नींद को प्रभावित करेगी, इसलिए 7 से 8 घंटा पहले उसको ना लें। शुगर पे आप जो बता रहा तब से कि शुगर को एकदम से खत्म कर देना चाहिए अपने लाइफ से, ऐसा नहीं है शुगर खत्म करेंगे तो, क्योंकि बॉडी जो जीवित है वो शुगर से जीवित है, तो ये शुगर कहाँ से आएगा? ये शुगर आप जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट लेंगे, जैसे अखुआ दाल चना है, ठीक है, दाल है, चावल है, ठीक है, रोटी है, ये सब में कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मिलेंगे, ये जाकर के टूटेंगे, शुगर में कन्वर्ट होंगे, तो धीरे धीरे जब टूटेंगे तो इंसुलिन धीरे धीरे आएगा, स्पाइक नहीं होगा। इसलिए डायबिटीज की डायग्नोसिस में इस समय शुगर का रोल नहीं है। इस समय किसी को शक हो कि हमें डायबिटीज नहीं हो रही है, तो वो खाना खा के इंसुलिन लेवल करा दे, खाली पेट इंसुलिन लेवल करा दे। अगर खाना खाने के बाद इंसुलिन लेवल ज्यादा बढ़ के आ रहा है और आपका शुगर रेगुलेट है, ये बहुत गहरी बात है जो अभी टेक्स्ट बुक में मेंशन हुआ है कि खाना खाने के बाद अगर इंसुलिन ज्यादा आ रहा है, शुगर रेगुलेट हो रहा है, इसका मतलब कि बलरामपुर में दंगा नहीं हो रहा है, मलेट्री लगा दी गई है। मलेट्री लगा के अगर बलरामपुर का दंगा आप रोक रहे हैं, मतलब इंसुलिन के लेवल को इतना बढ़ा के आप शुगर रोक रहे हैं, तो ये कहाँ का, वो धीरे धीरे एग्जॉस्ट कर जाएगा, इंसुलिन खुद ही बढ़ा रहे हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएगा। इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब जब आप जो है, आपका जो है शुगर यूज ही नहीं होगा, आप जो शुगर खाएंगे वो आपके खून में ही घूमता रहेगा,
हाइपरग्लाइसीमिया पेशाब से निकल जाएगा, जैसे 180 मिलीग्राम पर डीएल से ज्यादा होगा, वो बाहर निकल जाएगा। आपने जो शुगर खाया ज्यादा बाहर निकल गया। वही शुगर जब आपका हाइपरग्लाइसीमिया होगा तो वो आपका ब्लड की विस्कासिटी बढ़ा देगा, तो उसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएंगे, बहुत सारे मेटाबॉलिक डिजीज हो जाएंगे, उसकी वजह से आपकी लिपिड प्रोफाइल पूरी डीअरेंज हो जाएगी, इतना दिक्कत हो जाएगी कि कहिए ना। मतलब तो इसलिए पहला जो है वो इंसुलिन लेवल आपका खाना खाने के बाद सही है। अगर सही है तब समझ लीजिए आपका डायबिटीज की शुरुआत नहीं हुई है। अगर आपका शुगर भले कंट्रोल है, HbA1c बहुत कंट्रोल है, नॉर्मल लिमिट में है, लेकिन इंसुलिन लेवल बढ़ा हुआ है, इसका मतलब कि आपकी बॉडी एकदम लड़ रही है, पैनक्रियाज एग्जॉस्ट हो रहा है। जिस दिन पैनक्रियाज का बीटा सेल मास 50% कम हो जाएगा, उस दिन से ही आपका जो है डायबिटीज का पहला लक्षण आ जाएगा। इसीलिए जो बेस्ट दवा डायबिटीज की है वो मेटफॉर्मिन की बात करते हैं। तो क्या शुगर और बीपी को दवा से ही कंट्रोल किया जा सकता है या इसको खत्म भी किया जा सकता है? शुगर बीपी को कभी दवा से शुरुआत नहीं करना चाहिए। शुगर बीपी अगर आपको समझ में आया है, बीपी का सबसे बड़ा कारण है लगभग स्ट्रेस है। स्ट्रेस मैनेजमेंट करें, नमक की मात्रा कम कर दें। नमक जो हमें मिलना है वो हमें डायरेक्ट सब्जियों में रहता है, सब्जियों में उसमें डालने की आवश्यकता नहीं है, नमक को डालना नहीं है। नमक आप इस तरह से बात कर रहे हैं जो चीज पॉसिबल है। अस्वाद तप इसी को कहते हैं। गायत्री महाविज्ञान में अस्वाद तप कहा गया है। बच्चा तपस्वी है, 6 महीना कहाँ उसने नमक और चीनी खाया है। 6 महीना वो था ना, पेट के अंदर 9 महीना जिंदा रहा वो बिना चीनी नमक के। उसको डायरेक्ट माँ से मिला, फिर बाद में दूध पिया केवल, वो उसके अंदर फैट था, केवल कार्बोहाइड्रेट था, प्रोटीन विटामिन था, उसमें कहाँ से चीनी और नमक था। चीनी नमक हम लोगों ने अब तो जो आवश्यक तत्व हो चुके हैं, जो हमारे जो ओरिजिन ऑफ लाइफ हुई, मैं उस पे जाना चाहूंगा कि आप एकदम प्रकृति से जोड़ रहे हैं। हाँ, हम प्रकृति पे जाना चाहेंगे कि कैसे भगवान ने हमको कैसे दिया। अगर हम आदम हव्वा की बात करें, हम आदि मानव की बात करें, जैसे जिस सिद्धांत पे हम बात करें, फल को बनाया गया था खाने के लिए। जब जो है प्रकृति का विनाश शुरू हुआ तो फल कम हो गए, तो उसमें ये किया गया कि नॉनवेज को ऐड कर दिया जाए। तो नॉनवेज के ऐड करने से विकास हुआ, ये प्रोटीन की वजह से हुआ है। प्रोटीन जो नॉन वेजिटेरियन डाइट में थी, इस समय का नॉन वेजिटेरियन डाइट जो है वो एक्चुअली उसमें बहुत सारे जो है पॉल्यूटेंट चले गए हैं। जैसे फिश में मरकरी एक्युमुलेट होती जा रही है, ठीक है। जानवर के अंदर बहुत सारी पॉलीथीन खाए, ये करके वो उनके होता चला जा रहा है, तो ये नुकसानदेह होता चला जाए। और दूसरा क्या है कि नेचर ने जो बनाया है उस थ्योरी पर, इसीलिए फ्रूट का बनाया था उन्होंने। तो अगर हम शाकाहारी रहेंगे तो इससे जो नेचर का बैलेंस चलता रहेगा, क्योंकि नेचर का हर चीज हमें इतना बैलेंस करने में इतना मेहनत करना पड़ा कि ऐसे हमने लगाया, कुर्सी लगाया। नेचर का बैलेंस देखिए, कहाँ पे कौन सा पेड़ लगा दिया, कहाँ पे कौन सा जानवर कर दिया, कहाँ पे कैसा पहाड़ बना दिया, कहाँ पे कैसा नेचर सेट कर दिया उस चीज को, वो नेचर का बैलेंस है। नेचुरल डाइट इज वेजिटेरियन डाइट, तो उस पे जो है पूरा रहना है। तो प्रोटीन्स की मात्रा हमें कम नहीं लेना है। बुजुर्गों की चूंकि बात चल रही थी तो बहुत ध्यान देना है। प्रोटीन इंडियन में सबसे कम है, 1 ग्राम पर केजी से प्रोटीन होना चाहिए। 1 ग्राम पर केजी से, अगर 50 किलो का है तो 50 ग्राम प्रोटीन यूज होना चाहिए। वो हमारी डाइट में नहीं है, क्योंकि प्रोटीन कम से कम हम लोग ले रहे हैं, इसी वजह से बुजुर्ग गिरते हैं, टूट जाते हैं, हड्डियां टूट जाती हैं उनकी। दूसरा क्या है कि अगर किसी को मोटापा बहुत ज्यादा हो गई है, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया है, वजन कम करना है, 0 ऑयल कुकिंग पे आ जाना है उसको। 0 ऑयल कुकिंग का मतलब बिना तेल के खाना बनाना है, और हम लोग लगातार खा रहे हैं उसको। पिछले 2 सालों से मैं खा रहा हूं। तेल का कोई स्वाद ही नहीं है अपना। आप स्वाद लेके देखिए, आप जो है मसाला लीजिए, लहसुन प्याज लीजिए। लहसुन प्याज का कहीं कहीं मतभेद है, लेकिन नेचर ने दिया है। नेचर ने लहसुन प्याज का दिया है, बहुत सारे उसमें पॉजिटिव सब्सटेंस हैं जो आपकी हार्ट की बीमारियों से बचाएंगे। तो लहसुन प्याज का रोल है। भोजन पे आऊंगा कि कैसे भोजन करना चाहिए। हाँ। उससे पहले तनाव पे बात करते हैं कि तनाव आज हर घर में एक सदस्य के रूप में है। हाँ। हर किसी को हाइपरटेंशन है। हाँ। इससे कैसे निपटा जाए ये किसी को नहीं पता। आपके भी निजी जीवन में कई सारे तनाव होंगे, उस चीज को आप कैसे रिकवर करते हैं जैसे लोगों को पता चले? देखो, जो तनाव आपका है वो आपकी वासनाओं से, इच्छाओं से आता है, ठीक है। एक तो ये तनाव का सबसे बड़ा कारण है, तो उसको हम मिनिमम रखें कि नेचर ने हमको सबसे पहले शरीर दिया है जिसमें कोई बीमारी नहीं है अभी तक। ये बहुत से लोगों को ये शरीर भी नहीं मिला है, विकलांग हो गए बेचारे जो है, या कोई गंभीर बीमारी आ गई। तो सबसे पहले नेचर को हमें धन्यवाद देना चाहिए कि ये चीज हमें मिला है, ठीक है। हमारा परिवार अच्छा, आपको परिवार मिला है,
आपके चाहने वाले लोग हैं, आप समाज के लिए अच्छा कर रहे हैं। क्योंकि देखो रिक्वायरमेंट आपकी ये है, अभी हम ये कह दें कि पूरा बलरामपुर को खाली करा दिया जाए और सारी प्रॉपर्टी आपको दे दिया जाए, आप अकेले यहाँ पे रहिए और जो है चीजों को करिए सब, और कहीं आपको जाने नहीं देंगे, सब ले लीजिए, जितना यहाँ की पूरा पावर है, आदमी नहीं रहेंगे, कोई मतलब नहीं, आप कितने दिन यहाँ पे नहीं रह पाएंगे। क्योंकि ये सब तभी है जब हमारे अगल बगल लोग हैं, तब हम अच्छे से सामाजिक जीवन जीते हैं, तभी मुझे अच्छा लगता है कि ये चीज हमें चाहिए। कोई अगर रहेगा ही नहीं तो हम कैसे चीजों को, तो हमें सबको जो है अच्छे से ध्यान देते हुए, सबके हित का, कि किसी दूसरे को हमसे ना नुकसान हो, किसी दूसरे का मानसिक स्वास्थ्य, शारीरिक स्वास्थ्य ये ना प्रभावित हो, अच्छे करके भी हम चीजों को धीरे धीरे रेगुलेट कर सकते हैं। तो ये हमें नहीं, और दूसरा अगर आ गया है दिन भर में तो आपको प्रॉपर जब स्लीप लेंगे आप तो सही हो जाएगा, तो रिकवरी आ जाएगी पूरा। तनाव और डिप्रेशन में क्या अंतर है? ये दोनों अलग अलग चीजें एक ही है? ये दोनों अलग अलग चीजें। क्या है? डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो पहले एंग्जाइटी से शुरू होती है, मतलब आपको डर लगना शुरू होगा, डर लगेगा किसी चीज से, तनाव रहेंगे फिर डर लगना शुरू होगा, इनसिक्योरिटी, हाँ इनसिक्योरिटी लगेगा आपके अंदर, फ्लाइट और उसके हार्मोन जो एड्रेनलिन से निकलना ज्यादा शुरू हो जाएगा, हार्ट रेट बढ़ेगा, इसकी वजह से न्यूरोकेमिकल में बदलाव आएगा। तो पहले जो मेंटल इलनेस की शुरुआत होती है वो न्यूरोसिस होती है। न्यूरोसिस का मतलब डर लगना शुरू हो गया, ताला चेक करेगा बार बार बंद किए कि खोने नहीं, मतलब उसको भूलने लगेगा, सामान अपना भूल जाएगा, ठीक है, क्या सुबह काम किए थे भूल जाएगा। इसके बाद जब और बढ़ता जाएगा तो क्रोनिक स्टेज में जाएगा, उसको डिप्रेशन कहते हैं। तो डिप्रेशन की इनिशियल स्टेज में आदमी सुधर सकता है अगर उसको सही से प्रॉपर काउंसलिंग की जाए, प्रॉपर दवाएं दी जाएं जो सीरोटोनिन लेवल को बढ़ाएं। सेडेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर्स दवाएं जो दी जाती हैं, इसी दे दी जाती है डिप्रेशन के मरीज को। सेरोटोनिन जो हमारा, डोपामीन तो गड़बड़ है, हम जो कहते हैं इतना पैसा आ जाए, इतनी पावर आ जाए, डोपामीन करा रहा है, ये इच्छा जो ये डोपामीन के कारण है। सेक्सुअल प्लेजर ये सब डोपामीन है, लेकिन अध्यात्म की तरफ जाना, देश हित में बात करना, समाज के लिए, वो सेरोटोनिन का काम है। तो मेन हार्मोन आपका सेरोटोनिन हुआ जिसको हमें बढ़ा के रखना है। डोपामीन तो दो धारी तलवार है, कम रहेगा तो दिक्कत, बहुत ज्यादा हो गया तो दिक्कत, ये चीज उसमें आएगी। तो हमें सेरोटोनिन लेवल को मेंटेन करना है, प्रॉपर जो है योगा, एक्सरसाइज, पॉजिटिव थिंकिंग से, प्रॉपर नींद से, और डिप्रेशन किसी को हो गया है तो प्रॉपर काउंसलिंग, प्रॉपर डॉक्टर साइकियाट्रिक की सलाह उसमें लेना है। हाँ, डिप्रेशन जब इंडोजेनस डिप्रेशन हो जाएगा, मतलब इंडोजेनस का मतलब बहुत हैवी डिप्रेशन हो गया, आप वो दवाओं से नहीं ठीक होगा। उसमें आदमी को वो अच्छा लगने लगेगा कि हम अब मर जाएं, उसमें बहुत अच्छा लगने लगेगा उसको कि अब एकदम इसीलिए सुसाइड होती है। हाइपर स्टेज है, उसमें मरने में अच्छा लगेगा। इवन हम मतलब कोट करना चाहेंगे, एक हमारे बहुत प्रिय जो है चिकित्सक थे, हमारे सीनियर्स भी थे, वो जो है कोरोना में उन्हें लगा कि सब मर जाएगा मेरा परिवार पूरा, वो डिप्रेशन की बहुत लास्ट स्टेज में थे, उन्हें लगा कोरोना में सब मर जाएंगे, तो क्यों ना हम उनको पेनलेस डेथ ना दे करके पेनलेस डेथ दे दें। तो सबको चाकू से काट दिया, इसके बाद अपना जाके नदी में डूब कर खत्म हो गया। वो डिप्रेशन की लास्ट स्टेज थी। इवन मेडिकल साइंस के मेडिसिन भी कर रखा था उन्होंने, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स थे वो, और अच्छा प्रोफेसर्स थे मेडिकल कॉलेज में, उन्होंने ऐसा किया। तो ये जो है मतलब डिप्रेशन किसको हो जाएगा ये नहीं कहा जा सकता। और सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे शहर हैं, चाहे गांव हो या बहुत पढ़े लिखे भी लोग हैं, इस चीज को बीमारी मानते ही नहीं है कि डिप्रेशन भी कोई बीमारी है आज के समय। सबसे गंभीर बीमारी है, और ये अमेरिका में तो या विदेशों में तो 50% लोगों को हो गया है। वो हम नीचे जाना चाहेंगे अपने जो है आयुर्वेद में, कि हमारे जो चक्र है शरीर में, वैसे चक्र होते नहीं है, ये चेतना का स्तर है कि हम नापने के लिए मीटर लगा दिए। तो नीचे मूलाधार चक्र है, जिसका मेन काम यह है कि मतलब प्रजनन और इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना। बहुत निचला चक्र है, लेकिन बहुत रूट चक्र है ये। इसकी तुलना हम गणेश जी से करते हैं, क्योंकि नीचे का तत्व वो है। इसके बाद जो है हमारा स्वाधिष्ठान चक्र है, फिर मणिपुर चक्र है, फिर हृदय चक्र है, फिर विशुद्धि चक्र है, फिर हमारा आज्ञा चक्र है, फिर सहस्रार चक्र है। तो इस लेवल की चेतना का स्तर हम ले आए। जैसे जो हमारा नाभि चक्र है ये पूरा केंद्र है, जैसे पृथ्वी का केंद्र होता है, ऐसे मेरे शरीर का केंद्र है, शरीर का सेंटर है। एक आदमी का शरीर पूरा ब्रह्मांड है। ये अभी वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि जो ब्रेन का स्ट्रक्चर्स देखा गया न्यूरॉन्स का, वो ब्रह्मांड के स्ट्रक्चर से मिलता जुलता है।
ये जितने तारे हैं ये हमारे सारे बैक्टीरिया और ये सब जो फ्रेंड्स हैं ये सब है सारे। तो ये ब्रह्मांड नाभि, यहां से हम मैत्री करते हैं। जो बहुत बुद्ध भगवान ने मैत्री साधना की बात की, यहां से मैत्री करते हैं नाभि चक्र से। फिर जब बच्चे यही से जुड़े रहते हैं अपने माँ से, अगर हमें अपने माँ को याद करना है तो हम इसी को देखेंगे कि नाभि से हमारे माँ का संबंध था। फिर जब माँ बच्चे को दूध पिलाती है तो हृदय चक्र उसका जागृत होता है, बच्चे का और माँ का भी। इसके बाद वो सोचता है। तो हम लोग सारा काम जिस चक्र से लेना चाहे उसी से लें। अगर आपको प्रेम करना है तो हृदय से करें, आपको मैत्री करना है तो नाभि से करें, अगर आपको सोचना है तो यही तो आप ब्रेन से करें। लेकिन आदमी आजकल तीनों काम इसी से कर रहा है, ब्रेन से। इसके वजह से मेंटल इलनेस आ रही है। जो हायर लोग हैं, बहुत ऊंचे पद पर हम जैसे लोग हैं, तो उनका हृदय चक्र थोड़ा कमजोर हो जाता है। उनका जो है ऊपर के चक्र मजबूत रहते हैं, लेकिन हृदय चक्र कमजोर होने की वजह से आज के दिल की बीमारियां बहुत हो रही है। इसको थोड़ा हमने आयुर्वेद से कोरिलेट किया, क्योंकि हृदय चक्र एक ऐसा चक्र है, इसका हम साइंटिफिकली देखें तो इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन 5000 गुना ज्यादा है। 5000 गुना ज्यादा है हाँ, उससे ब्रेन से। ब्रेन में ईजी होता है और इसमें ईसीजी होता है। तो ईजी जो है ये जो है ईसीजी, ये 5000 गुना ज्यादा रेडिएशन देता है। तो ये अगर आपका जागृत है, आप प्रेम करें प्रकृति से, समाज से, तो आपके सारे चक्र मजबूत रहेंगे और दिल की बीमारी नहीं होगी। क्या पीरियड्स में तनाव और एंजाइटी नॉर्मल है? ये नॉर्मल फिनोमिना है, क्योंकि ये जो पीरियड्स होते हैं इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के लेवल में चेंजेस आते हैं। तो जो आपका एस्ट्रोजन हार्मोन है वो फीमेल हेल्थ को रेगुलेट करता है पूर्ण रूप से। ये अच्छा रहेगा तभी फीमेल का स्वभाव अच्छा रहेगा। इसमें कमी आएगी तो ये इसीलिए पोस्ट मीनोपॉजल स्टेज में महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं। महीना आना बंद हो गया, महिला चिड़चिड़ी हो जाएंगी, दिल की बीमारियां हो जाएंगी, उनको सडन दिक्कतें शुरू हो जाएंगी, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगी। एस्ट्रोजन का बहुत बड़ा रोल है, उसमें बदलाव आने की वजह से महिलाएं चिड़चिड़ी हो जाती हैं पीरियड के दौरान। तो उनको हमें इमोशनल सपोर्ट की जरूरत होती है, उस समय इमोशनल सपोर्ट। चाहे पीरियड्स में जो ये पैड्स यूज करती हैं महिलाएं, वो कितना सेफ है जो मार्केट में मिलता है? पैड्स बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि अगर हमारे पास खरीदने की व्यवस्था नहीं है तो उसका एक ऑप्शन है कि आप सफेद कपड़े को बहुत अच्छे से साफ कर दीजिए, फिर सुखा दीजिए, फिर उसको रख सकते हैं। क्योंकि बताया तो जब बात आई थी कि इससे पूरा दीवार साफ रहती है, वजाइना की, यूटरस की, वो सफाई चल रही है, तो वहां से बैक्टीरिया जाने का खतरा रहेगा। अगर गंदा कपड़ा इस्तेमाल कर दिया गया तो बैक्टीरिया चले जाएंगे जिसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। तो पैड इस्तेमाल होने चाहिए, और वो गवर्नमेंट की तरफ से सैनिटरी पैड्स जो है सप्लाई में दिए जा रहे हैं। पीरियड रसोई में नहीं जाना चाहिए, कुछ भी अगर छूती हैं तो कुछ बताया जाता है, माना जाता है ऐसा कि खराब हो जाएगा सामान। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये कितना सही है, कितना गलत? ये बिल्कुल गलत है। हाँ, अगर इसको हम ये रिलेट करें कि महिला को रेस्ट देना है, कि खाना ना बनाएं, जो है घर का काम ना करें, यही मेरे ख्याल से शुरू ही हुआ था। शुरुआत यहाँ से हुई, लेकिन फिर धीरे धीरे उसको उसमें डाल दी, इसलिए कि वो रेस्ट में रहें, अपने पे ध्यान दे पाए, शरीर पे ध्यान दें, आराम रहे। अगर ये खाना पानी करेंगी तो इनको आराम नहीं मिलेगा, ठीक है। लेकिन उस दौरान ऐसा कुछ नहीं है, वो मंदिर भी जा सकती हैं, मस्जिद भी जा सकती हैं, गिरजाघर भी जा सकती हैं, कोई भी प्रार्थना कर सकती हैं, सभी प्राणायाम आसन कर सकती हैं, कोई उसमें रोक ठोक नहीं है, कोई वो नेचुरल फिनोमिनन है। बता दें, अचार छू लेंगे तो अचार खराब हो जाएगा, वो नेचुरल फिनोमिनन है, ऐसा उसमें कुछ नहीं है। केवल क्लॉटेड ब्लड निकलता है, जो एक ब्लड है, साफ सफाई म्यूकोसा की हुई है, वो बाहर हो रहा है, और वो हमेशा एक रेगुलर। महिला का स्वास्थ्य तभी तक है जब तक महीना आता है, इसके बाद उसको सप्लीमेंटेशन की जरूरत पड़ती है। तो जब स्वास्थ्य का कारण वही है, 12-13 साल से शुरुआत हो जा रहा है, 45 से 50 साल तक रह रहा है, जितना आगे आप खींच ले जाएं, हीमोग्लोबिन की कमी ना होने दें, पॉजिटिव फैक्टर रखें, अच्छा खाना खाएं, एस्ट्रोजन रिच डाइट लें, 55 साल तक खींच जाए, बहुत अच्छा स्वास्थ्य महिला का रहेगा। तो महीना ही स्वास्थ्य है महिलाओं का, ये कभी अभी अपवित्र नहीं हो सकता है। पीरियड्स के बताया जाता है, मानते हैं लोग कि 7 दिन पहले या पीरियड्स के 7 दिन बाद सेक्स करने से ही बच्चा होता है, ये मिथ्स है या वैज्ञानिक फैक्ट? जैसा हमने बताया कि अनसेफ पीरियड जो होता है, अनसेफ पीरियड इसलिए किया गया है कि इसके दौरान अगर हम बच्चा चाहें तो ना पैदा करें, कांट्रासेप्शन में यूज करते हैं इसको। ये तब आता है जब महीना आने का 10वां दिन लगभग शुरू होता है और 16वें दिन तक अंडा गिरता है, स्पर्म जाए, उसको अंडा मिल जाए तो फर्टिलाइज कर देगा।
या स्पर्म 72 घंटा तो जिंदा रहेगा, या 72 घंटे में कोई अंडा आ जाए तो फर्टिलाइज कर देगा, दोनों का कांटेक्ट हो जाए। हाँ, और फर्टिलाइज वो वही करेगा, वो फैलोपियन ट्यूब में, यूटरस में नहीं करेगा। अगर अंडा नीचे चला आया है तो फर्टिलाइज कहाँ कर पाएगा? फर्टिलाइजेशन तो ऊपर ही होगा। तो अगर करना है किसी को बच्चा तो ये ध्यान रखना इसी समय करना है, यही समय इसी समय हम लोगों के साथ बहुत सारे महिलाएं पुरुष आते हैं कि जो है हमें शादी को 5 साल हो गया, बच्चा नहीं हुआ। तो बच्चा पहली बार नहीं हुआ रहा, इसको प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं, मतलब बच्चा ही नहीं हुआ कभी। तो उसमें ये ध्यान दिया जाता है कि पति बाहर रह रहे हैं और उस दौरान साथ में रह ही नहीं पा रहे हैं, तो जब उस दौरान साथ में नहीं रहेंगे तो बच्चा नहीं होगा। बच्चा कोई लड़का होगा या लड़की होगा ये कौन तय करता है? क्या इस पे घरेलू उपचार करने से या कोई भी चीज ऐसा करने से क्या तय हो सकता है कि लड़का होगा? नहीं, ये नेचर की व्यवस्था है। अंडा एक है जिसमें कैपेबिलिटी है दोनों बनाने की, डिपेंड करेगा स्पर्म में कौन सा गया है। स्पर्म के क्रोमोसोम भागते हैं तेजी से ऊपर की तरफ, जो सबसे आगे पहुंच जाते हैं 6-7 पहुंच जाते हैं, 10 पहुंच गए, चारों तरफ से अंडे को घेर देंगे, चारों तरफ से घेर देंगे। उसमें जो क्रोमोसोम मजबूत होगा वो नेचर चाहेगा जिसको जाना है वो अंदर जैसे जाएगा वो दरवाजा बंद हो जाएगा, उसके बाद दूसरा नहीं जा पाएगा। तो वो वाई चला गया तो लड़का हो गया, ठीक है। अगर डबल वाई चला गया तो एक्स डबल वाई हो जाएगा, तो वो पता चला कि सुपर मेल हो जाएगा। अगर 2 एक्स चले गए तो वो सुपर फीमेल हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि कोई भी घरेलू उपचार या कोई भी बाबा या कोई पंडित या कोई भी चीज संभव नहीं है, और 4 महीने तक हम बता भी नहीं सकते कि क्या है। अब बात करते हैं युवाओं की, क्या सही समय है शादी करने की? क्योंकि लगभग 27 साल 30 साल 35 साल तक लोग में बिजी रहते हैं, उसके बाद शादी होती है, तो इसका कितना नुकसान और देखो मिनिमम जो ये शादी करने की है, मैं मिनिमम और मैक्सिमम पे जाऊंगा साइंटिफिकली। मिनिमम एज लड़के की 18 साल और लड़की की 21 साल, ठीक है। तो बड़ी लड़की से शादी करना उतना सही नहीं है, 3 साल का ऑलरेडी बड़ा हो गया। महिलाओं की यूरिन लाइफ ज्यादा होती है मेल के कंपैरिजन में, इसका ये मतलब हुआ कि जो है आपने उल्टा कर दिया। तो अगर लड़की 21 की है तो आप 3-4 साल बढ़ा के देख लें तो लड़का 25 हो जाएगा, तब तक मोटा मोटा सेट भी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, लड़का अगर 40 साल का भी हो गया है और उससे बच्चे हो रहे हैं तो बच्चे में कोई गंभीर बीमारी होने के चांसेस नहीं है। लेकिन अगर महिला की उम्र 30 साल से ज्यादा हो गई है तो एक डाउन सिंड्रोम होता है, उसके चांस बढ़ जाते हैं, बच्चे का दिमाग वगैरह प्रभावित कर जाता है उसमें, और अच्छा बच्चा वो नहीं रहता है। इसलिए जो है, क्योंकि 2 बच्चे पैदा करने हैं तो 21 से लेकर के 25 तक शादी लड़कियों की हो जाए, जिससे 30 से अंदर 2 बच्चे हो जाए। अभी देश में चर्चा भी इस पे, कई सारे जो साधु संत महात्मा हैं जो प्रवचन देते हैं उस पर चर्चा शुरू हुई थी, बहस शुरू हुई थी कि 27 साल 25 साल तक ये जो लड़के लड़कियां हैं मुंह मारते हैं इधर, उसके बाद ये जीवन यापन करते हैं, शादी विवाह करते हैं, तो वो शादियां आगे टिकती नहीं है ज्यादा दिन तक। तो ये क्या सही चीज है? मेरे हिसाब से जो ब्रह्मचर्य की जो सीख है वो जैसे हमारे घर में बच्चा पैदा होता है उसी समय से ब्रह्मचर्य की सीख देनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का ये मतलब नहीं हुआ कि सेक्स नहीं करना, ठीक है। ब्रह्मचर्य का मतलब हुआ सभी इंद्रियों का रेगुलेशन, आपका मन सभी इंद्रियों को रेगुलेट कर रहा है। जैसे स्वाद तक की हमने बात की कि स्वाद का त्याग कर देना है, वो भी उसी में आएगा। कर्षण तक की बात किया कि आपको जाड़े में भी कम कपड़ा पहनना है, गर्मी में बहुत ज्यादा एसी ओसी नहीं लगा के रखना। बहुत छोटी चीज है वो, यानी कि ये चीजें शुरुआत ऐसे हो ब्रह्मचर्य चेतना, यही जो हमने आश्रम पद्धति जो थी, चेतना के स्तर को ऊंचा बढ़ाना है, आपके अंदर जो है प्रेम मैत्री डेवलप करना है। यानी हम लोगों को पहले ही जाना पड़ेगा, जी रहे थे उसमें जाना पड़ेगा। आजकल युवाओं में सबसे ज्यादा चलन है मास्टरबेशन का। इसका कितना फायदा होता है, कितना नुकसान होता है जब शादी करते हैं और आगे जीवन चलाते हैं? मास्टरबेशन की शुरुआत होती है वो जो हमने बताया कि गलत संगति से, गलत चीजों को सोचने से, देखने से, ऐसे शुरुआत हो जाती है मास्टरबेशन की। तो मास्टरबेशन बहुत खराब है, मतलब इवन कई डॉक्टर्स ने रिसर्च कर लिया, कई जो है हमारे आध्यात्मिक साइंस में तो पहले से बता दिया गया था। मास्टरबेशन इसलिए खराब है कि आपका डोपामीन का स्तर बढ़ाता रहेगा, ये एडिक्शन है। आप डोपामीन जो है बार बार जो है बढ़ेगा नहीं, आप मास्टरबेशन करेंगे, और मास्टरबेशन में स्पर्मेटोजेनेसिस में बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की जरूरत पड़ती है, जिसमें जिंक है, बहुत सारी शरीर की एनर्जी है, तो वो उसमें जाती है। और इसके बाद जो है आपका रियल लाइफ के परत थोड़ा डिफरेंस भी समझ में आने लगता है,
और उसमें आपका रेगुलेशन नहीं रहता, आपको जब मौका मिला बच्चे को तब उसने वो चीजें कर दी। इसके बाद उसका बच्चे का फिजिकल, मेंटल, सोशल तीनों चीजें उसकी प्रभावित होने लगती हैं, अपने लक्ष्य पे केंद्रित नहीं हो पाता, और शादीशुदा जब लाइफ में जाता है तो प्री मैच्योर इजैकुलेशन के चांसेस हैं। प्री मैच्योर इजैकुलेशन का मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स का जो समय है उससे बहुत कम समय है। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उसमें जो है ये जो इजेक्शन है और इरेक्शन दो चीजें होती हैं। जब हम खुश होते हैं, जब हम बहुत अच्छे से रहते हैं तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम स्टिमुलेट, तो जो इरेक्शन आपका है वो पैरासिम्पैथेटिक के कंट्रोल में है। जब आप इजैकुलेट करते हैं तो वो सिम्पैथेटिक कंट्रोल में आता है। इसीलिए आप रोते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छी हो जाती हैं। जैसे बहुत दुखी हैं, आप रो दें किसी के सामने, अच्छा फील होने लगता है, अच्छा फील होने लगेगा। महिलाएं बहुत रो देती हैं, इसलिए प्रेम उनमें बहुत रहता है। तो रो दें, अगर सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक का तालमेल है उसमें भी, ऐसे इसमें आप बार बार उस चीज को करेंगे सिंपैथेटिक। जो आप रोज रोने लगेंगे तो डिप्रेशन में चले जाएंगे। कभी कभी रोना है तो ठीक है, ऐसे कभी कभी किसी ने मास्टरबेशन कर लिया तो ठीक किसी कारण से, तो हम नहीं उसको बहुत डॉक्टरी के हिसाब से नहीं कहेंगे, अध्ययन के दृष्टि से उसने गलत कर लिया। क्योंकि अगर उसका नेचुरली होना होगा तो वो नाइट फॉल के रूप में हो सकता है कि इस पर बने और वो स्टोर है एपिडिडमिस में किसी कारण से। देखो, जो आपका हेल्थ की पैरामीटर है वो पेनाइल इरेक्शन पे डिपेंड करता है। अमेरिका में रिसर्च चल रहे हैं एज बढ़ाने के लिए, उसमें ये देखा जा रहा है कि आपका पेनाइल इरेक्शन नाइट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो पेनाइल इरेक्शन जो है रेम स्लीप में होता है, वो सोते समय की जो सपने वाली स्लीप होती है। पेनाइल इरेक्शन अगर आपका हो रहा है, इसका मतलब ये है कि आप हेल्थी। तो पेनाइल इरेक्शन नहीं, लड़के देखिए पेनाइल इरेक्शन में उठते हैं, लड़कियों को आपने देखा होगा। स्वप्न दोष जो बता रहे हैं, जो ये बता स्वप्न दोष नहीं हो, वो अलग चीज है, वो अलग, वो कभी हो गया, वो अलग बात है। अगर आपका सपना कभी आपने अगर निगेटिव थिंकिंग नहीं है तो वो स्पर्मेटोजेनेसिस होगी, लेकिन वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं स्पर्म, वो डेड होके एब्जॉर्ब हो गए। तो जब डिमांड नहीं है तो सप्लाई नहीं है, तो वो जो है स्पर्मेटोजेनेसिस उस हिसाब से उस टेस्टोस्टेरॉन बढ़ेगा। अगर आप ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, टेस्टोस्टेरॉन, मसल मास, इसीलिए आप प्रोडक्टिव वर्क में लगाएं। आप बॉडी बनाने में लगा रहे हैं, आप अध्ययन के शिखर पे जाना चाह रहे हैं, आप बड़े लक्ष्य पे जाना चाह रहे हैं। इसीलिए जितने भी आपको महापुरुष मिलेंगे, अधिकांश संख्या पे मैं जा रहा हूँ, ये नहीं कि एक पर्टिकुलर दे रहा हूँ। रतन टाटा जी को ले लीजिए, ठीक है, कई साइंटिस्ट को ले लीजिए, अमेरिकन साइंटिस्ट, कई बहुत बड़े लीडर्स जो ब्रह्मचारी, विवेकानंद जो ब्रह्मचारी। विवेकानंद जी के साथ अकस्मात घटना थी, वो लंबा जी थे, लेकिन इन्फेक्शन की वजह से जो डेथ हुई। लेकिन मिथ्स ये भी है कि कई उन्होंने अपना स्पर्म को ही कंट्रोल कर लिया था, इस वजह से ऐसा हुआ था। ये नहीं, वही तो मैं कहना चाहूंगा कि उनकी डेथ इन्फेक्शन की वजह से हुई थी। तो इन्फेक्शन को तो अलग चीज है, ये नहीं, इन्फेक्शन में तो आपको देना पड़ेगा एंटीबायोटिक, एंटीवायरल जो देना है वो एक बॉडी की मैकेनिज्म है। हो सकता है बहुत स्ट्रांग आपका इम्यून सिस्टम हो जाए तो ना देना पड़े, लेकिन इन्फेक्शन से हो सकता है। लेकिन ब्रह्मचर्य से आप बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं। ये मॉडर्न साइंस अभी पूर्ण रूप से प्रूव नहीं करी है, लेकिन आने वाले समय में जब हमारे आध्यात्मिक साइंस को प्रूव करती जा रही है पीछे से, तो इसको भी करेगी कुछ समय के बाद। तो सर यहीं पे आप आज का पॉडकास्ट हम लोग खत्म करते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा लगा और बहुत ज़्यादा सीखने और जानने को चीज़ें मिली, जो चीज़ें पता ही नहीं थी। थोड़ा सा एक चीज़ और बता दीजिए, मुझे छूट रहा है, दिमाग में आया, जो भोजन आप बता रहे थे कि भोजन कैसा करना चाहिए, एक हेल्दी फैमिली को भोजन उसके घर में कैसे बनना चाहिए। भोजन में पंचरंगी आहार होना चाहिए, मतलब पांचों रंग मौजूद होने चाहिए। जैसे एक सफेद रंग है, ये चावल है, इससे आएगा, ठीक है। लाल रंग है, जो लाल सामान है, इसमें फल हैं, सब्जियां हैं। हरा रंग सब्जियों से है, पीला रंग सब्जियों से है, दाल से है, ठीक है। खाना ताजा खाना चाहिए, बैठकर खाना चाहिए एक साथ परिवार के साथ, जिसमें एक बॉन्डिंग रहेगी। खाना बने कैसे, जो अब ये बता रहे तो ऑयलिंग वाला, आजकल रिफाइंड और सरसों का तेल, देखो जीरो ऑयल कुकिंग, अगर ये सब कोई मेटाबॉलिक सिंड्रोम है, अगर तेल इस्तेमाल कर रहे हैं तो कच्ची धानी का तेल इस्तेमाल होना चाहिए, जिसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स रहते हैं, वो कम मात्रा में, निश्चित मात्रा में इस्तेमाल हो। और अगर जीरो ऑयल करना चाहते हैं तो पानी में मसाला प्याज को बनाते जाएं, जब प्याज वो हो जाए तो उसके अंदर जो है सब्जियां जो डालना है डाल दे, एकदम वैसे स्वाद आएगा जैसे नॉर्मल खाने में आता है। स्वाद में कोई अंतर नहीं आएगा। हाँ, कोई बीमारी नहीं है घर में, सब ईश्वर की कृपा से, ऊपर वाले की कृपा से सब कोई दिक्कत नहीं है। तो जो है कच्ची धानी का तेल इस्तेमाल, रिफाइंड बैन है,
रिफाइंड बैन? रिफाइन से नुकसान बहुत सारे हैं, क्योंकि जो रिफाइंड में जो ओमेगा 6 है वो ओमेगा 3 को प्रभावित कर देता है, और जो हमारा हेल्थी फैट है वो ओमेगा 3 है। तो रिफाइंड ना डाले सब्जी में तो क्या कच्ची घानी नहीं, कच्ची धानी का तेल होना चाहिए। हाँ, घी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी से बना, घी कर सकते हैं। बस सबकी लिपिड प्रोफाइल वैसे ये है कि 40 के बाद लिपिड प्रोफाइल है, और एक सीटी एनजीओ करा के दिल को देख लेना चाहिए कि कोरोनरी आर्टरी एकदम सही है, फिर अगले 5 सालों पे कराते रहना चाहिए। ये देखना ही तो डिपोजिशन शुरू हो जाएगा, फिर धीरे धीरे ज्यादा हो जाएगा। बर्तन का क्या ध्यान रखना चाहिए? बर्तन बर्तन में ध्यान ये देना है कि बर्तन तो सब्जी बनाने के लिए लोहे का बर्तन होना चाहिए जिसमें आयरन प्रॉपर मिल जाए, ठीक है, और स्टील जो इनर्ट है। बाकी अगर तांबे के बर्तन में पानी पी रहे हैं तो एक बार पी सकते हैं, रात में रखा है, बार बार नहीं पीना है, कि नहीं तो बार बार जो है कापर ज्यादा जाता रहेगा, तो ज्यादा हर चीज की एक्सेस है तो जो है वो पूरे टाइम नहीं पीना, पूरे टाइम नहीं, बस मॉर्निंग का पी लीजिए, 2-3 बार हो गया, ठीक है। बस ध्यान ये देना है कि कापर में फिर नींबू और ये सब चीजें नहीं डालना है, वो छील करके सीधे जो है आ जाएगा, फिर जो है वोमिटिंग और ये सब होने के चांसेस हो सकते हैं, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। तो बर्तन स्टील का और लोहे का ज्यादा सही है, स्टील से कुछ नहीं आएगा। पहले जमाने में लकड़ियों के वो चिमचे होते थे, सब कुछ होते थे, वो सही है, वो ठीक है, वो नेचुरल पे, अगर हम नेचुरल लाइट पे बनाते हैं, जितना ज्यादा हम लोग स्विच कर सके प्रकृति। देखो, अगर आप आग पे बना रहे हो रोटी तो बहुत अच्छा है, गैस पे बना रहे हो तो उसके अंदर जा रहा है, उसके अंदर कैंसरस सब्सटेंस जा रहे हैं, मतलब हम जो खा रहे हैं उसके अंदर कैंसर के पार्टिकल जा रहे हैं। तो अब कह रहे हैं कि सबको कैंसर क्यों नहीं हो रहा है, तो इसलिए नहीं हो रहा है कि हमारे अंदर जो माइक्रोफेजेज हैं वो खा रहे हैं, जैसे लंग के अंदर डस्ट सेल, लिवर के अंदर कफर सेल्स, ये सब उसको खा ले रहे हैं। और ये और ज्यादा अगर एक्टिवेट करना है आपको तो अपने बॉडी की ऑटोफैगी करा दीजिए, मतलब 48 से 72 घंटा का फास्ट कर दीजिए लगातार, जो जैसे हम हिंदू धर्म में इसकी बात की गई थी एकादशी का, जो 48 घंटे का फास्ट होता है नींबू पानी पर, तो इसको करिए, पानी खूब पीजिए, तो आपके अंदर ऑटोफैजी रेगुलेट हो जाएगी, तो आपके ये सेल कचरा सारा खा देंगे जाकर, कोरोनरी आर्टरी में जो डिपोजिशन है उसको खा देंगे, फैट में जो फैटी लीवर है उसको खा देंगे, तो ये सब उसको खा डालेंगे। और आप ऐसे अगर साल में 4 बार कर लें तो पूरा कैंसर सेल और हर चीज का सफाया हो जाएगा। तो ये हम खा रहे हैं, रोक नहीं सकते, क्योंकि पॉलीथीन जो हम चाय जैसे फॉर एग्जाम्पल पिया पन्नी में, तो उससे भी जो है चला जाएगा कैंसरस सब्सटेंस। तो कैंसरस सब्सटेंस जा रहा है क्योंकि पॉलीथीन का इस्तेमाल हो रहा है, प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है, उसको हमें रोकने के लिए अपने दिनचर्या में ही बदलाव करके हम रोक सकते हैं, और अपनी लाइफ को सर के ऊपर हम कर सकते हैं। तो अब आज का पॉडकास्ट हम लोग यही विराम करते हैं। जितनी भी बातचीत हमारी डॉक्टर साहब से हुई है, उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा, पसंद भी आया होगा, और इस चीज को अगर आप लोग अपने डेली रूटीन में फॉलो करते हैं, जितनी बारीकियों से सर ने समझाया है, तो मुझे लगता है कि एक हेल्दी लाइफ आपका पूरे परिवार का होगा और आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। बहुत बहुत सर धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच सर।